तो अब मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबा चुका हूं, तो अब अपन चालू करते हैं ऑडिट के लिए मालिक। सो गुड आफ्टरनून मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। और बेसिकली ऑडिट, सीए इंटर ऑडिट के लेक्चर में आपका स्वागत है, तोड़ स्वागत है मालिक। तो जैसे कि बहुत जन जानते हैं, व्हेन आई एम डिस्कसिंग विथ एनी कंटेंट और थियरी, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच नीड टू बी केप्ट इन माइंड मालिक। ओके सर, बहुत ऐसे बेसिकली अपन ने ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ चीजें आगे अचीव कर पाएंगे। अनडाउटफुली बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, हो सकता है जिन्होंने EISSM लेक्चर अटेंड किया हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा एक 15-20 मिनट सिमिलर पॉइंट रहे, लेकिन 2-3 चीजें उसमें डिफरेंट रहेगी, बिकॉज ऑडिट में कुछ चीजें डिफरेंट रहेगी, तो वो स्ट्रक्चर अपने को देखना जरूरी है। एनीवे, व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट सीए इंटर ऑडिट अपने लिए 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क। ओके, और 100 मार्क में से हमारा टारगेट होना चाहिए एग्जाम्शन। बिना एग्जाम्शन, ओके, मतलब ऑडिट में अगर एग्जाम्शन नहीं आता है तो मतलब ही नहीं रहता है, ऐसा लॉजिक अपन डिफाइन करते हैं। अगर आप बहुत जन से पूछोगे तो बहुत जन ये बताएंगे कि ऑडिट में एग्जाम्शन आना थोड़ा डिफिकल्ट है, ऑडिट को याद रखना डिफिकल्ट है, ऑडिट को रिकॉल करना डिफिकल्ट है, ऑडिट के सारे पॉइंट्स याद रखना मुश्किल है, ऑडिट को लिखना मुश्किल है, ऑडिट को इंटरप्रिटेशन आई डोंट थिंक इंग्लिश में थोड़ा प्लस माइनस होता है मालिक, अपना इंटरप्रिटेशन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं, अगर आप कोई भी चीज का, ऑडिट की बात ही नहीं करें तो कोई भी चीज का अगर कॉन्सेप्ट या क्रक्स जान लेते हैं ना मालिक, उसके बाद आपको और कोई चीजें जरूरत नहीं लगती। नथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरप्रिटेशन। सो सेम लॉजिक एप्लीकेबल टू ऑडिट। If you apply the logic, if you apply or understand the concept, okay, and you apply that concept in your examination, 101% exemption target is very easy malik. Again, I am not looking at chat box, तो अभी चैट में आपको टाइप कर रहे हो तो शायद मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, तो आप थोड़ा सा अभी मेरे को पहले समझाने दीजिए, उसके बाद ओके अपन चैट में अपन इंटरेक्ट करना मैं चालू करेंगे मालिक। ओके, जब मैं ऑडिट की बात करता हूं मालिक, ऑडिट का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट ये है, देखिए, there is a big difference when I'm discussing about EISSM or audit. When we go with a theoretical paper, both are theory, complete theory. There is no practical as such. Okay, both are theoretical paper. But okay, in EISSM, okay, it is a niche area. What is the meaning of niche area, sir? Niche area मतलब specific area. Example, 100 students are giving CA examination. Assume कर रहा हूं मैं, assume कर रहा हूं 100 students are giving CA examination. Now from 100 students, okay, approximately 10 or 12 students may go into EISSM area when they are really want to work in their real life. Okay, technology बोलो या systems बोलो, whatever word you want to use, you can use it out. But there will be only specific student. कुछ student रहेंगे मालिक। भारत माता की जय, प्लीज डू अंडरस्टैंड। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ऐसे एक 10-12 जन रहेंगे जो नीश एरिया पकड़ते हैं। EISSM ये नीश एरिया हो गया, ऑडिट किसी के लिए भी नीश एरिया नहीं हो सकता मालिक। प्लीज एक चीज आप ध्यान में रखने की कोशिश करो मालिक, दैट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑडिट एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, भाई तुमने जब सीए फाउंडेशन किया, अब प्रैक्टिकली समझिए, सीए फाउंडेशन किया तो तुम्हारा विजन क्लियर था कि भाई मुझे सीए बनना है, और तुम इंटर में आए, इंटर पास करके सीए फाइनल में जाओगे, सीए फाइनल क्लियर होगे और मां कसम तोड़ भारत माता की जय चार्टर्ड ऐसी फीलिंग लाओगे मालिक। लेकिन जब ये फीलिंग आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या? आज अगर आपसे मैं कोई सवाल पूछूं एंड यू से सर मेरे को ये नहीं पता, मेरे को वो नहीं पता, इज इट ओके? आंसर इज यस, but this concept will not be applicable once you become a CA. जिस दिन आप सीए बन जाओगे मालिक, आप ऐसे नहीं बोल सकते अरे यार मैंने वो सिलेबस तो मैंने ऐसा छोड़ दिया था, मैंने वैसे छोड़ दिया था। तो अब आप पॉइंट समझ करो मैं क्या समझा रहा हूं। अकाउंटेबिलिटी आएगी और उसके बाद पॉइंट क्या होगा मालिक, पॉइंट समझो। ओके, आप इंटर में डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो, जीएसटी पढ़ रहे हो, फाइनल में भी डायरेक्ट टैक्स जीएसटी होगा। इंटर में लॉ पढ़ रहे हो, फाइनल में भी तुम्हें लॉ आएगा। इंटर में अकाउंट्स है, फाइनल में भी अकाउंट्स है। इंटर में ऑडिट है, फाइनल में भी ऑडिट है मालिक, आपको आएंगे। इंटर में EISSM है, फाइनल में ऐसा कुछ नहीं है, फाइनल में ऑप्शनल पेपर्स है। ऑप्शनल पेपर रिस्क मैनेजमेंट का पेपर है जो EIS के साथ थोड़ा बहुत लिंक हो सकता है मालिक। ओके, आपको मैं ये समझा रहा हूं। ओके, यानी पॉइंट टू बी नोटेड, वंस यू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स, यू नीड टू हैव ए नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स सर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी क्लियरिंग बाय गिविंग एन एग्जामिनेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट। CA Institute does not give an option, give only this 4 paper and achieve the target. Okay, CA Institute दे option नहीं दे रही है मालिक। 100% you need to clear all the subject. So sir, it means am I required to have a knowledge of all subject? Answer is no.
You are not required to have a knowledge. You are not an expertise in all subject. You are not an expertise. Please do understand, mark my word. You are not an expertise of direct tax. You are not an expertise of GST. You are not an expertise of law. It means अगर सीए बनने के बाद अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेशन में, कुछ आ रहा है, you can go to a direct tax experts. You are facing some problem in GST, you can go to a GST experts. GST experts does have a different qualifications also. लॉ में कुछ इशू आ रहा है, यू कैन गो फॉर टू ए लॉयर टू अंडरस्टैंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, बट दिस विल नॉट बी केस विथ टू सब्जेक्ट्स एंड वन इज अकाउंट एंड द सेकंड इज ऑडिट. यानी वंस यू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर एक्सपर्टाइज ऑफ टू सब्जेक्ट मालिक. You are an expertise of two subject. You are not an expertise of all subject. मतलब इसका मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई सीए बनने के बाद आपको मैंने अगर अकाउंटिंग के लिए कुछ पूछा, आपको मैंने ऑडिटिंग के लिए कुछ पूछा, आप ऐसा नहीं बोल सकते मालिक कि मैं किसी से पूछ के बताता हूं, मुझे एक्सपर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा. दिस कैन नॉट बी ए सोल्यूशन. दिस कैन नॉट बी ए ट्रेंड फॉर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज इन कंप्लीट नटशेल प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एन एक्सपर्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. He is not an expert of law, he is not an expert of tax, he is not an expert of any other thing. He is an expert of two things only, accounting and auditing. और मां कसम आप accounting तो पढ़ी रहे हो, आप ऑल टुगेदर जा रहे हो, लेकिन ऑडिटिंग आपको पहली बार ऑडिटिंग पेपर से मुलाकात होगी, वो है सीए इंटरमीडिएट में. अब ऑडिटिंग का बहुत बड़ा गड़बड़ क्या होता है मालिक मालूम है क्या? बहुत बड़ा गड़बड़ ये होता है, मेनी ऑफ देम दे विल कम्युनिकेट टू यू. देखो ऐसा बहुत कम्युनिकेशन है और बहुत जन का परसेप्शन है. And I do believe in one perception that every person is correct. यानी हर पर्सन करेक्ट है, every person is correct. यानी आपको कोई एक परसेप्शन बता रहा होगा तो उसका परसेप्शन है, ठीक है मालिक. आपको कोई दूसरा परसेप्शन बता रहा होगा तो ठीक है उसका परसेप्शन है मालिक. तो एवरी पर्सन इज करेक्ट, ठीक है मालिक. ओके, आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दैट, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू, ओके, मेनी पर्सन विल क्रिएट ए परसेप्शन दैट हाँ भाई ऑडिट तो यार पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन अपने को प्रैक्टिकली जब सीए इंटर में पास हो जाते हैं और आर्टिकलशिप में जाते हैं तब अपने को समझ में आता है एक्चुअल ऑडिट क्या है. ये ऐसा बोला जाता है 100%, कितना भी रहा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैटर्स ए लॉट. But at the same time, please understand, okay, theoretical knowledge will assist you, help you in doing the auditing in your articleship. I bet, okay, if you give me 40 days accurately, 40 to 45 days का कैलकुलेशन है मेरे को अप्रोक्सीमेटली 78 to 80 आवर्स लगते हैं. एक प्लस माइनस 5% ऊपर नीचे पकड़ो मालिक, 78 to 80 आवर्स का ऑडिट का अपना पूरा सिलेबस है. कंप्लीट सिलेबस बोल रहा हूँ, कंप्लीट सिलेबस. अगर आप मेरे को ये अच्छे से देते हो, मां कसम बोल रहा हूँ, अगर अगले साल जैसे ही आर्टिकलशिप में जाओगे, अगर आपने आर्टिकलशिप में आपने अपना लॉजिक अपना नॉलेज नहीं लगाया तो नाम बदल देना मालिक, मां कसम बोल रहा हूँ. आर्टिकलशिप में ऑडिट के एरियाज में अगर आपको मिल रहा है, एंड ऑडिट एरिया इज वेरी कॉमन एरिया, इट इज नॉट ए न्यू एरिया, इट इज नॉट ए नीश एरिया. मतलब आपको स्पेसिफिकली भेजा जाएगा. अगर 100 आर्टिकल आ रहे हैं, 100 आर्टिकल में से 10 आर्टिकल हो सकता है कि भाई यार एक इसी एरिया में जाइए, मैक्सिमम आर्टिकल विल गो इन ऑडिट एरिया, मैक्सिमम आर्टिकल का ऑडिट में रहेगा. आप इमेजिन करो, यानी आपको कोई भी झंपू नहीं बना सकता. तो सर इसके लिए क्या चाहिए, इसका मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या बताने वाला हूं, इसका मतलब मैं क्या समझाने वाला हूं, इसका मतलब मैं लॉजिक समझाने वाला हूं, इसका मतलब मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं. और एक बार कॉन्सेप्ट और लॉजिक हो गया, 100% रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी इज वेरी गुड. अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्रक समझ लिया और कैसे होता है ये समझ लिया, चीजें आसान होगी. तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, बिफोर स्टार्टिंग ए कॉन्सेप्ट, अगेन आज का लेक्चर मेक इट श्योर यू अंडरस्टैंड फ्रॉम ए कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू. विच कॉन्सेप्ट, मतलब ऑडिट होता क्या है, ऑडिट में करते क्या है, ऑडिट का कॉन्सेप्ट कैसा वर्क होगा, ऑडिट रियल लाइफ में कैसे होता होगा, एक्चुअली ऑडिट क्या होता है. सर हमने ऑडिट करना ये सुना हुआ है, लेकिन ऑडिट करना क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग को आज समझ में आनी है. आज के लेक्चर में अपन ने पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज ले लेने का. सब्जेक्ट का नॉलेज, चैप्टर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, चैप्टर नहीं बोल रहा हूं, कुछ नहीं, पर सब्जेक्ट. यानी अगर किसी ने पूछा तो आज 4 बजे के बाद यू शुड बी कैपेबल ऑफ गिविंग एन आंसर व्हाट एग्जैक्टली ऑडिट इज एंड व्हाट विल डू इन ऑडिट. Okay, what exactly audit is? When I'm saying what exactly, मतलब I mean it. What exactly audit is, मालिक. तो सब लोग का ध्यान इधर, सबकी आत्मा इधर. फर्स्ट थिंग, और बेसिकली याद रखना, ओके, ये कुछ टाइम तक, यानी ये 40 दिन की बात है जो EISSM एंड ऑडिट कॉम्बो में है अपने मैक्सिमम जैसे जो है इसमें. तो मेक इट श्योर आप खाना है ना थोड़ा सा कम खाना. देखो ठूस के खाने की सबको आदत है, कौन ठूस के नहीं खाता है. मैक्सिमम मतलब सब जन हावड़े है रे इस दुनिया में, हावड़े मतलब सब जन कोशिश ये करते हैं कि आज जितना जिंदगी मिले उतना खा ले. लेकिन मेक श्योर ये 40 दिन के लिए एट लीस्ट, ओके प्लीज मेक श्योर आप है ना नॉर्मल खाना खाइए. क्योंकि दोपहर को प्रॉब्लम क्या मालिक मालूम है क्या, माँ कसम बोल रहा हूँ, क्लास रहता ना, क्लास में फिजिकली सामने रहते ना, माँ कसम साला किसी को सोने नहीं देता मैं.
मां कसम किसी की ताकत नहीं होती कि सो पाए मेरे सामने। ये लॉजिक क्लियर है ना? ऐसा नहीं कि मैं मारता हूं, ऐसा नहीं करता, पर मैं मेरा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आई एम कनेक्टेड विद ए वर्चुअल वर्ल्ड, आई एम कनेक्टेड विद यू इन वर्चुअल मैकेनिज्म। इन वर्चुअल मैकेनिज्म आई एम नॉट हैविंग एन फिजिकल एक्सेस एट योर एंड, जिसकी वजह से मैं समझ सकूं कि आप क्या कर रहे हो ना क्या नहीं कर रहे हो मालिक। तो ऐसे हो सकता है आप मेरे को सुनते सुनते मां कसम झपकी मार रहे होंगे, आप ऐसा हाँ 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 ओ डिड ऐसा ऐसा नहीं हो। इसके लिए मालिक प्लीज अंडरस्टैंड, ओके प्लीज। 40 डेज की बात है, खाना थोड़ा सा लिमिटेड खाइए, बाकी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं पूरा इंश्योर करूंगा कि मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन, मेरा कंटेंट एकदम तोड़ मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी तोड़ रहेगा, कॉन्सेप्ट के साथ में टाइम पास, मतलब दोनों सारी चीज, मतलब दोनों चीजें एकदम जबरदस्त रहेगी मालिक। बट मेक श्योर दैट यू आर एक्टिव एट योर एंड मालिक, बिकॉज एनीवे इट इज अ वर्चुअल वर्ल्ड। कितना भी रहा तो भाई यार मेरे को तेरे से कनेक्ट होने के लिए वर्चुअली मैकेनिज्म अभी अवेलेबल है, कोविड है इसीलिए। ओके तो सबसे पहले आपको मैं प्रोटोकॉल, ओके 3-4 प्रोटोकॉल बता देता हूं। ओके ये 3-4 प्रोटोकॉल एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ, एवरीबडी मतलब एवरी पर्सन ओके हैविंग दिस नॉलेज ओके शुड बी अवेयर ऑफ। क्या क्या प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस ऑडिट पेपर, ओके सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑडिट कितने मार्क्स का पेपर है? तो सेम लॉजिक 100 मार्क्स का पेपर है, और 100 मार्क्स का पेपर अगेन 2 पोर्शन में डिवाइड किया जाएगा, 30 मार्क्स एमसीक्यू एंड 70 मार्क्स थियरी। यानी सिमिलरली अगर आप देखोगे सारे थियरी पेपर आपके एमसीक्यू और थियरी में ही डिवाइडेड है मालिक, आपके एमसीक्यू और थियरी में ही डिवाइडेड है मालिक। तो थियरी पेपर्स की बात करें तो 30 मार्क्स की थियरी और 70 मार्क्स का एमसीक्यू। अगेन मेरे को बताइए व्हाट इज द टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच। अगर आप ये क्लास कर रहे हो ओके मेरे को बताओ, कहीं ना कहीं यू आर एक्सपेक्टिंग सम आउटकम फ्रॉम द बैच। आफ्टर 40 days some outcome should be there, and after examination this outcome should provide the results. So ultimate result is an exemption, ultimate result is 60 marks. So to score 60 marks, what are the things you should do, what are the things you should take care of, that is what I am discussing right now. तो मेक इट श्योर यू आर वेरी क्लियर विद दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी। 2-3 चीजें आपने अच्छे से ध्यान देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड दैट लाइव बैच अटेंड करना एकदम तोड़ कंपलसरी है, और अगर लाइव मिस हुआ तो उसी दिन शाम को जैसे ही अपलोड हो जाएगा 4 बजे, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा 6 बजे तक 7 बजे तक अपना लेक्चर अपलोड हो जाएगा। पहले 5 लेक्चर यूट्यूब पे रहेंगे, उसके बाद के सारे लेक्चर आपको ड्राइव पे अपलोड होते जाएंगे, ड्राइव पे अपलोड मिलते जाएंगे आपको। तो ड्राइव पे जो अपलोड मिलते जाएंगे इमीडिएटली उसी दिन खत्म करने का, ताकि अपना अगले दिन में लिंक ना टूटे मालिक। ओके तो आपने लाइव या बैकअप जो भी दिया गया है उसी हिसाब से, लाइव इज ऑलवेज प्रिफर्ड मालिक, लाइव इज ऑलवेज प्रिफर्ड। लेकिन मेरे को एक 2-3 क्वेरी आई अभी ब्रेक में, मेरे को मालूम पड़ा EISSM में मेरे को मालूम पड़ा 2-3 क्वेरी मेरे को आई। सर किसी का कुछ मेडिकल इशू रहा, कल किसी का कुछ प्रॉब्लम रहा, उस केस में सर बैकअप देखो ना, उस केस में पर बैकअप उसी दिन देखो। मेरा टारगेट क्या है? बैकअप उसी दिन देखो, बैकअप को डिले मत करो मालिक। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको अगर एग्जम्पशन टारगेट करना है, एग्जम्पशन टारगेट करना है, भारत माता की जय, अगर एग्जम्पशन टारगेट करना है तो फर्स्ट पॉइंट, डोंट मिस सिंगल लेक्चर मालिक, because if you miss single lecture okay you are vulnerable, you are weak, you are मतलब you are exposing yourself to a area where exemption की ठुक जाएगी मालिक, लग जाएगी मालिक। अगेन ओके मेरे ख्याल से दो स्टूडेंट्स, देयर आर few of the students who are in audit as such okay जो EISSM में नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से EISSM में उन्होंने पेनड्राइव या देखा होगा, मेरा कहीं ना कहीं देखा होगा। तो मैं आपको जस्ट एक चीज क्लियर कर दूं मालिक, ये मुझे चीज मेरे लिए एकदम क्लियर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके ऊपर है ना बहुत बार डिबेट होता है कभी कभी। ओके मालिक मेरी लैंग्वेज स्लैंग रहने वाली है, स्लैंग रहने वाली है मतलब ओके प्रोफेशनल नहीं है। आई बीइंग ए प्रोफेशनल पर्सन, आई एम ए प्रोफेशनल पर्सन, आई एज ए पर्सन आई एम ए प्रोफेशनल, मतलब आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ओके सीसा डीसा MBA, टोटल 8 डिग्रीज है। ओके आई डोंट नो, मतलब एकदम पीक का प्रोफेशनल है अपन ओके विद डिग्री ओके बट अपने बोलचाल में अपन एकदम तोड़ मुंबई आए मालिक। ओके तोड़ अपन मुंबई की लैंग्वेज अपनी बैठी हुई है। बचपन के दोस्त इतने कांड थे, और जो कॉलेज में गए उन्होंने तो कांड ही कांड किए अपने साथ, जिन्होंने लैंग्वेज की पूरी वाट लगा दी। मम्मी पापा ने बहुत अच्छा बच्चा पैदा किया था भाई, बहुत अच्छा बच्चा पैदा किया था। मम्मी पापा का सपना था भाई ये हमारे जैसा एकदम तोड़ पर्सन, तोड़ मतलब उनको वो तोड़ नहीं बोलते हैं ओके, हमारे जैसा भाई एक इज्जतदार इंसान बने जो एकदम अच्छे से लैंग्वेज यूज करे, आप मैं हाँ हूं बोले। लेकिन मां कसम साला लास्ट आउटकम या रिजल्ट क्या निकल गया? रिजल्ट निकल गया ये भाई पंडर तो एकदम आड़ा टेढ़ा निकला यार। ओके तो इसीलिए मेरे लैंग्वेज में मां कसम तोड़ ओके झंपिया ढंपिया ओके कड़क ऐसे आड़े टेढ़े वर्ड मिलेंगे। ओके तो मेरा बोलने का भी अभी आपसे मैं कुछ क्वेरी पूछूंगा तो शायद आप रिस्पॉन्ड करोगे, तो मैं शायद तू ता ये सब वर्ड यूज करूंगा मालिक।
होता है। ओके, तो बुरा मत मानना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता, नॉर 100% मैं आपकी इज्जत करता हूं मालिक, बिकॉज दैट इज व्हाट वन सिनेरियो। ओके, मैं आपको मालिक बोल रहा हूं। मालिक मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई यार। मैं हर वर्ड में, अगर आप देखोगे लास्ट के एक 15 मिनट के सेशन में कम से कम मैंने मतलब 50 बार तो मालिक बोल दिया होगा। मालिक, समझ में आ रहा है ना, मालिक मालिक ऐसा। तो अगर मैं मालिक बोल रहा हूं तो इससे बड़ा इंपैक्ट आपके इसमें क्या होगा मालिक, इससे बड़ा इज्जत क्या आपको मिलेगी। तो तू ताको आप ऐसे इंपैक्ट मत करना, ऐसा समझना भाई अपना बड़ा भाई है, अपना ऐसे पंटर भाई है और वो अपने को ऐसा बोलता है पंटर भाई है। ओके, जैसा आपको ट्रीट, अपना पंटर है, बस ये याद रखो। आपका पंटर अपन है, अपन पंटर है, पंटर वैसे अपन पढ़ रहे हैं मालिक। तो मेक श्योर ये आपके दिमाग में रहे। बट 101% आई ओ यू ऑल रिस्पेक्ट, 100% आई ओ यू, मतलब इंग्लिश उल्टा सीधा हो सकता है मालिक। आई ओ यू, आई डोंट नो, मतलब हिंदी में बोलूं तो मेरे दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है मालिक। आई ओ यू ए रिस्पेक्ट, मतलब ऐसा मालूम नहीं मेरे को, इंग्लिश थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, बट मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है मालिक आपके लिए, बहुत कांड रिस्पेक्ट है। तो भाई रिस्पेक्ट तोड़ है मालिक। अरे सीए कर रहा है यार बंदा, इसका मतलब ऑल टुगेदर डिटरमाइंड है कि रिस्पेक्ट तोड़ पानी ही पानी है तुमने। अरे भाई यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन यू एंटर इनटू सीए एग्जामिनेशन, मतलब तुमने एक पर्टिकुलर लेबल लगा लिया जिसकी वजह से आपको एटीट्यूड, रिस्पेक्ट तोड़ मिलना ही मिलना है भाई। रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता मालिक। तो बॉस ऑल टुगेदर जो ईएएस वाले वो तो समझ चुके हैं कि भाई मेरा ये लैंग्वेज कांड कैसे, लास्ट 2 घंटे तो वो झेल चुके हैं मालिक। तो जो ऑडिट वाले हैं वो अभी पहली बार झेलने वाले हैं। ओके, बट टू द एक्सटेंट आई एम वेरी क्लियर, जब अपन कोई टर्मिनोलॉजी बता रहे तो अपन क्लियर बता रहे। तो भाई लैंग्वेज का प्लस माइनस हो सकता है मालिक, लैंग्वेज का प्लस माइनस ध्यान रखना। एब्यूसिव वर्ड्स नहीं आएंगे, गाली गलौज नहीं देता मैं मालिक, लेकिन स्लैंग लैंग्वेज हो सकती है, तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी इधर उधर हो सकती है मालिक। तो नाउ द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कंडीशन टू, अगर आपको एग्जामिनेशन चाहिए तो फर्स्ट कंडीशन अपनी क्लियर है कि आपने कोई भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। आपने ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे गूगल ड्राइव में होता है मालिक। मैं बता देता हूं वन ऑफ द बिगेस्ट वल्नरेबल क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये वर्चुअल वर्ल्ड का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है मालिक। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बच्चे लोग है ना क्लास ले लेते हैं और ऐसा है ना, कभी बोर हो गया तो क्लास नहीं करते हैं और कभी मन नहीं किया तो क्लास नहीं करते। किसी किसी के दिमाग में आ गया साला इसको ही 11:30 से देख रहा हो यार, 4 बजे तक इसको ही देखना है, क्लास बोर हो रहा है आज नहीं करते, बाद में देख लेंगे, बैकअप तो मिल ही रहा है। ओके, ऐसा मत करो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन वर्चुअल वर्ल्ड। सीक्वेंस चेंज मत होने दो मालिक, सीक्वेंस चेंज होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका टारगेट इज माई टारगेट, अल्टीमेट टारगेट इज माई टारगेट। मेरे को आपको तो आपके टारगेट पे पहुंचाना ही तो मेरा टारगेट है ना मालिक यार। तो आपको आपके टारगेट पे पहुंचाने के लिए यार ये ऐसे कांड मत करना। ओके, नहीं नहीं यार देख लेंगे, बाद में देख लेंगे यार, ये कुछ नहीं, अरे क्या कुछ नहीं होता एक लेक्चर से, मैं स्मार्ट इनफ है। अरे स्मार्ट इनफ होगा, मैं डिबेट नहीं कर रहा, हो सकता है रैंकर भी होगा तुम। ओके, लेकिन भाई यार कॉन्सेप्ट अगर एक दिन का भी इंटरलिंक निकल गया ना तो फिर अगले दिन प्रॉब्लम होता है, अगले दिन प्लस माइनस होता है मालिक। तो मेक इट श्योर। ओके, पहला सीन, डोंट मिस आउट द लेक्चर। ओके, मेरे ख्याल से फ्रीज करें इसको, फर्स्ट थिंग। ओके, वापस बता रहा हूं, दिस इज फॉर एग्जामिनेशन। सेकेंड थिंग, ओके, सेकेंड चीज, दूसरी चीज, लाइव बैकअप हो गया मालिक, ठीक है, डन, लाइव बैकअप में कोई टेंशन नहीं है। दूसरी चीज, इंटरेक्शन होना जरूरी है। सर व्हाट इज एन इंटरेक्शन? इंटरेक्शन मतलब अभी जैसे मैं चालू करूंगा लेक्चर चालू होगा तो अपने को इंटरेक्शन होना जरूरी है। यानी जैसे मैं कुछ वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं, ओके, भले ही आप लिखने में टाइम मत डालना लेकिन इंटरेक्ट करने में टाइम डालना, इंटरेक्ट करने में टाइम डालना। एग्जांपल, मैंने कुछ डेफिनेशन बोला ऑडिट का, या मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पूछा कुछ, या मैंने मकसद पूछा, एटलीस्ट लिखने से ज्यादा आप कुछ बोलने की कोशिश करना उधर, एटलीस्ट ट्राई, क्योंकि बाद में जब मैं बोलूंगा तो आपको वो अच्छे से आंसर जम जाएगा, लेकिन प्लीज डू ट्राई। एंड जब मैं रिपीट करूं तो उसको रिपीट करते रहना। आई नो वर्चुअल वर्ल्ड में ये चीजें बहुत दिक्कत होगी, और हो सकता है जब अपन जूम में अपन लेक्चर लेंगे, एक 10 दिन में, एक 3-4 दिन में जूम पे लेने वाला ही हूं। ओके, तो एक 2-3 दिन जब जूम में निकलेगा तो मैं देख भी लूंगा, मैं ये भी पता कर लूंगा कि भाई मां कसम साला ये बंदा लेक्चर दे बरोबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो होएगा ही। लेकिन कितना भी रहा तो वर्चुअल वर्ल्ड में कितना भी रहा तो यार वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड बी सीरियस अबाउट दिस, दैट वी शुड इंटरैक्ट। अगर इंटरैक्ट नहीं किया तो सर क्या होगा, मेरे को ये बताइए सर नहीं किया, इंटरैक्ट नहीं किया तो भाई अल्टीमेटली भाई तेरे को कंटेंट याद नहीं रहेगा। तेरा अल्टीमेटली जब बैच खत्म हो जाएगी तू मेरे को ये बोलेगा सर मेरे को कंटेंट पूरी तरह याद नहीं है, मेरे को कंटेंट में प्रॉब्लम है, मेरे को ऑडिट में प्रॉब्लम है, मेरे को इसमें प्रॉब्लम है, मेरे को ये चैप्टर में प्रॉब्लम है, ये चैप्टर को कैसे करूं, वो चैप्टर को कैसे करूं, तेरा आंसर ये चालू हो जाएगा। एंड दिस विल बी ए बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज आई विल नॉट बी हैप्पी हियर। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड, डू इंटरैक्ट। मैं वापस बोल रहा हूं, जब मैं इस चीज को इतना एम्फसाइज कर रहा हूं तो यू कैन अंडरस्टैंड आई हैव लर्न दिस फ्रॉम पास्ट हाउ मेनी ईयर्स यार, हाउ मेनी ईयर्स आई हैव इन्वेस्टेड टू अंडरस्टैंड दैट इंटरेक्शन मेक द थिंग्स इजियर फॉर स्टूडेंट।
So repetitively I'm saying one thing again, do interact at your end, do interact. Okay, भले ही आजू बाजू में कोई देखता होगा तुम्हें, फिर भी तुम इंटरैक्ट करो. ओके, सामने वाला बोलेगा पागल हो गया क्या, किससे बात कर रहा है, तू बोल भाई मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, आत्मा में लीन हो चुका हूं, मैं और भगवान आत्मा में लीन हो चुके हैं. आई स्टार्टेड टॉकिंग विथ माई सेल्फ. I understood there is a different of me. Okay, different of me. अभी जैसे मैंने 3 बार मी किया, किसी को लगा हुआ हैंग हो गया वीडियो. जोक था, सॉरी. कभी कभी ऐसे जोक भी आते हैं मालिक. तो नेवरदलेस मैं ये बता रहा हूं कि इंटरेक्शन करना सीखिए मालिक, इंटरेक्शन कीजिए, इंटरेक्शन तोड़ कीजिए मालिक. तो दूसरा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, इंटरेक्शन. इंटरेक्शन के बिना काम नहीं होगा मालिक, इंटरेक्शन के बिना कंटेंट जाएगा नहीं, झेपेगा नहीं मालिक. ओके, तीसरा चीज ऑडिट के लिए. ओके, तीसरी चीज ऑडिट के लिए वापस कॉमन चीज. ओके, राइटिंग. ओके, राइटिंग द थिंग्स. जब भी मैं चालू करूंगा कंटेंट, और जैसे मैं बोलूंगा कि भाई इधर आपने लिखना चाहिए, इधर आपने लिखना चाहिए, उधर आपने लिखना जरूरी है. यानी ऑडिट के लिए भी 200 पेजेस की नोटबुक बना के रखिए. आपको टेक्स्ट बुक आएगी मालिक, टेक्स्ट बुक में से आपको जैसे चाहिए वैसे पढ़िए. देखिए मैं वापस बोल रहा हूं, मेरा एक सबसे कॉमन चीज है, नॉलेज मींस नॉलेज, इट इज नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक. अगर टेक्स्ट बुक रीड करके ही मेरे को आपको सब बताना है, टेक्स्ट बुक रीड ही करना है, तो क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं. दिस इज नॉट ए गिविंग ए नॉलेज, दिस इज मतलब बकवास आइडिया यार. तो भाई मैं तुमको क्लास में हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअली, और उसके बाद मैं रटा भी दूंगा, उसके बाद उसके कीवर्ड्स भी बता दूंगा. ओके, सो पर आपको ये एंश्योर करना है, टेक्स्ट बुक में सब कुछ वैसा मिलेगा, लेकिन आपको एंश्योर करना है कि जब जब मैं आपको लिखने बोल रहा हूं, और जब जब स्क्रीन में वो लिखा जा रहा है कंटेंट, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन से ही, ओके, वो आपने लिखना जरूरी है आपके नोटबुक में. इवन इफ ओके, ये जो स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, इसकी शीट्स मैं पूरी शेयर करूंगा आपके साथ. आई विल शेयर दिस शीट्स ऑन योर, मतलब ताकि क्या होगा, वो पीडीएफ रहेगा ये. इससे क्या होगा, आप मोबाइल पे जब भी चाहिए तभी रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन लेक्चर के साथ कंपेयर कर सकते हो, फटाफट देख सकते हो. मल्टीपल चीजें हो सकती है मालिक, इसकी मल्टीपल यूज हो सकता है. लेकिन इसका मतलब ये अज्यूम नहीं करेगा मैंने लिखना नहीं है मालिक, लिखना नहीं है मालिक. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपने लिखना जरूरी है, आपने लिखना जरूरी है. मेक इट श्योर, ये याद रखिए. मैं वापस बोल रहा हूं, ये कंडीशन में बता रहा हूं फॉर मेकिंग श्योर दैट बॉस एग्जम्पशन अपन स्कोर कर सके. तो राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ओके, द लास्ट एस्पेक्ट, और ये लास्ट एस्पेक्ट है ना ईआईएस में, और इसमें डिफरेंट है मालिक. थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए. अभी ऑडिट में सब लोग ध्यान दीजिए. लास्ट एस्पेक्ट क्या होगा, जिस दिन अपनी बैच एंड होती है, इसमें याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूं ये अलग है. बैच एंड होती है, आपको मैं रिवीजन लेक्चर दूंगा जो ओपन रहेंगे, रिवीजन लेक्चर दूंगा जो ओपन रहेंगे. ओपन मतलब वो बार बार अपने वीडियो प्ले कर सकते हो. रिवीजन लेक्चर दूंगा, ओपन रहेंगे. आपने एंश्योर करना है कि जब तक एग्जामिनेशन होती है उसके पहले ये रिवीजन लेक्चर का मल्टीप्लायर इफेक्ट आना चाहिए. मल्टीप्लायर इफेक्ट आना चाहिए. मल्टीप्लायर इफेक्ट आना चाहिए. मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब क्या सर? मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब आपके रिवीजन लेक्चर डिपेंड ऑन टाइम एंड अदर थिंग्स, डिपेंड ऑन कौन से चैप्टर में दिक्कत है, कौन से चैप्टर में नहीं है, ये मैं लास्ट में जाने तक समझा दूंगा आपको. लेकिन बैच एंड होने के बाद एग्जाम तक आपको रिवीजन लेक्चर के स्टे में रहना होगा, तब जाके ऑडिट के वर्डिंग्स आपके अंदर तोड़ बैठ जाएंगे मालिक. ऑडिट के वर्डिंग्स बैठने बहुत जरूरी है. ऑडिट के वर्डिंग्स ऐसे ही ऐसे तुमने ऐसे मन किया और बैठ गए, ऐसा नहीं होता मालिक. ऑडिट के वर्डिंग्स बैठने बहुत जरूरी है मालिक. So basically this is something which you need to understand. If you compile these conditions, if you compile this condition, okay, I am telling you, okay, ये वाला scenario, if you compile this condition, okay, I'm telling you, okay, your audit का scenario is definitely an exemption, जो exemption के लिए फोकस करना है मालिक. तो आप 4 चीजें अच्छे से याद रखना. मैं वापस बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, एक बार रिपीटेटिव पॉइंट समझ लीजिए. ओके, और वापस बोल रहा हूं, ये 4 कंडीशन पूरी हुई तब जाके मेरी अकाउंटेबिलिटी आएगी कि भाई और एग्जाम्शन लाना है. सेम लॉजिक ईआईएसएस में बताया. अगर ये कंडीशंस पूरी होती है तो एग्जाम्शन की अपन बात कर सकते हैं. जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होती एग्जाम्शन की बात भी मत करना. यानी ऐसा मैं बोल रहा हूं, देखो ह्यूमन का डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी खतरनाक होता है. ह्यूमन बीइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अपने अंदर भी वो कांड है, अपने अंदर वो कीड़ा बन गया नहीं है. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कीड़ा हमेशा रहेगा. तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कीड़े को संभालना है अपने को. इसका मतलब क्या, सिंपल सा लॉजिक है. इसका मतलब भाई अपने को ये 4 चीजें खाली फर्स्ट डे नहीं रखना है, ये लास्ट डे तक ये 4 चीजें सर्वाइव करनी चाहिए.
लास्ट डे तक टिल द एग्जामिनेशन ये सर्वाइव करनी चाहिए। तो 4 चीजें क्या है मालिक? लेक्चर मिस मत करना, बैठे बैठे हो मैं देख नहीं रहूंगा तो भी इंटरेक्शन करो तो इंटरेक्शन करना। तीसरा, जब मैं नोट्स चालू करूं तब अपना लिखना चालू करना है अपने को, आपको जब जब मैं बोलूं लिखने का चालू करना होगा। एंड बैच एंड होगी तो रिवीजन लेक्चर में आपको अपडेट करूंगा और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। ये 4 चीजें आप करोगे तो भाई एश्योरेंस देता हूं कि भाई अपना ऑडिट में एग्जामिनेशन आता है भाई। ओके, I'm serious on this term, because ये चीज नहीं की। देखो व्हाट इज ए बिग प्रॉब्लम इन ऑडिट? ऑडिट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंटीग्रेटेड केस स्टडी। ओके, और केस स्टडीज एग्जामिनेशन में केस स्टडी क्वेश्चन आ गया ना, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा, आपका एक लेक्चर मिस हुआ था और उसमें वो कॉन्सेप्ट चला गया, एक स्टैंडर्ड उसमें चला गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट उसमें चला गया, तो बॉस बहुत मेस्टअप हो जाएगा यार। एंड अल्टीमेटली उसका भुगतान अपने को एग्जामिनेशन में करना पड़ता है रिजल्ट्स के फॉर्म में। और फिर बाद में अपन बोलते हैं नहीं भाई ऑडिट में, अरे भाई तूने वो लेक्चर का पॉइंट किया, तूने वो लेक्चर नहीं देखा, तूने सोचा वो बाद में देख लूंगा, या रिवीजन में डाउट आया, तुमको कुछ भी प्लस माइनस हुआ, अरे मां कसम साला, अरे यार अपने को बैकअप भी है, जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा करो ना, खत्म करो मालिक। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट आपके एंड पे कवर हो जाना चाहिए। ओके, तो मेरे ख्याल से ये सारी ये सिनेरियो से अपना टारगेट, अपना कंसेप्ट अपने को समझ में आ जा रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, अब ये होने के बाद अभी अपना मेन दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। मेरे ख्याल से सब लोग को क्लियर है इधर तक क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है फॉर एग्जाम्शन। और मैं वापस बोल रहा हूं एग्जाम्शन मैं ग्रुप 2 की बात करूं ना, अकाउंट्स, ऑडिट, EISSM और FME को, अगर आप नंबर ऑफ आवर्स लगाओगे तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स आपको अकाउंट्स, FME को और EISSM ये 3 पेपर में लगते हैं। FME को में भी आपको 150 घंटे लगते हैं, EISSM में भी 150 घंटे लगते हैं आपको, इवन एडवांस अकाउंटिंग भी 150 घंटे का कॉन्सेप्ट है भाई। आपके 4 पेपर में से सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 पेपर इज देयर दैट कंप्लीट्स इन 80 आवर, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। यानी आप इमेजिन करो, यानी कॉन्सेप्ट छोटा कौन सा पेपर होगा, कौन सा सबसे, मतलब आप इमेजिन करो आपका सबसे मेन क्रक्स, मतलब पूरा पढ़ने में सबसे कम टाइम गया है, वो कौन सा पेपर होगा मालिक? इट इज ऑडिट विच इज वेरी मैनेजेबल, विच इज बस इट इज ओनली द थिंग इज दैट आपको प्रॉब्लम क्या है, आपका परसेप्शन अभी थोड़ा पढ़ाई की तरफ बदला। देखो आपको 2-4 दिन अपने को, मेरे ख्याल से तो अभी सिस्टम के लिए मेरे को नहीं लगता कि कुछ दिक्कत आनी चाहिए, इवन EISSM में और ऑडिट में। ओके, सारा सिस्टम अभी एडेप्ट हो जाएगा 2 से 3 दिन और, ओके, जिसमें सिस्टम से आप एडेप्ट हो जाओगे। अपने को यह समझना जरूरी है कि हम अपना तरीका टुवर्ड्स पढ़ाई ये चेंज करना है। वी नीड टू चेंज आवर प्रोसेस टुवर्ड्स द स्टडी। एंड विच स्टडी? ओनली आई एम डिस्कसिंग आउट 2 पेपर। ओके, थियरी पेपर, तो थियरी पेपर का अप्रोच आपने बदलना जरूरी है। तो अब सबसे पहला पॉइंट सर, बुक्स क्या रहेगी आपको? बुक्स, ओके, आपको बुक्स, यहां पर बुक्स से ज्यादा मैं यूजुअली रेफर करूंगा 1 बुक। एक ही बुक मैंने कंबाइन की है पूरे मॉड्यूल के बेस को, पूरा मॉड्यूल बेस है। मॉड्यूल से बाहर हम जाते ही नहीं मालिक। मॉड्यूल से बाहर जाके करना क्या है? मॉड्यूल से बाहर गए अपने को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एग्जामिनर को अमित तातेड़ नहीं मालूम है, एग्जामिनर को दूसरा कोई बंदा नहीं मालूम, और एग्जामिनर को सिर्फ मालूम है तो मॉड्यूल मालूम है। अगर आप मॉड्यूल से बाहर चले गए तो एग्जामिनर के लिए इशू हो जाएगा मालिक। एग्जामिनर बोलेगा ये क्या हो रहा है भाई, ओके, इसके आंसर गलत है। तो अपनी जो बुक है वो पूरी मॉड्यूल बेस्ड है, यानी मॉड्यूल का ही एडिटेड वर्जन आपको इधर मिलेगा। बस थोड़ा सा उसको सीक्वेंसिंग चेंज किया है, थोड़े से वर्डिंग्स मैंने थोड़े से इजी किए हैं। ऐसा उड़ाया नहीं है, इधर पूरा उड़ गया है, इधर पूरा उड़ गया है, अपन ने उसको मैनेज किया है। तो कंटेंट को अपन ने मैनेज किया बरस है। तो ये एक बुक है जिसके अंदर आपको इवन लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर, जो बेसिक खाली क्वेश्चन आंसर है वो कवर किए हुए हैं। इसके इंटीग्रेटेड MCQ, ओके, इंटीग्रेटेड MCQ और क्वेश्चन के केस स्टडीज ये भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, और ये डिस्कस करके मैं यूजुअली YouTube पे अपलोड करता हूं। पिछले बैचेस तक ऐसे किया, इवन अपने इसमें भी, ओके, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, तो आपको लाइव अटेंड करना है तो कर सकते हो जब लेक्चर रिकॉर्ड होंगे, ओके, क्वेश्चन आंसर के। ओके, आपका जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा उस टाइम पे आपको वो लेक्चर देखना है। तो आपका एक बुक पूरे से अच्छे से पढ़नी है। ये बुक बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, डेफिनेटली EISSM का अगर कंबाइन करें तो EISS का जितना है बुक उतना आपको बुक मिलेगा, ये बुक उतना ही है। ओके, यानी ऑल टुगेदर व्हेन आई एम डिस्कसिंग, कितने पेजेस है बुक, आइडिया है? 300 प्लस के एवरेज पे बुक्स है, 300 प्लस के पेजेस की बुक्स है ऑडिट की। तो आपको 300 प्लस पेजेस की बुक में, ओके, आराम से करना।
इसका एक रिवीजन बुक भी आपको मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। ओके, ये मंथ एंड में, ईआईएसएसएम के चार्ट और रिवीजन बुक मतलब ईआईएसएसएम की और ऑडिट की, ये दोनों बनने वाली है। तो ये मंथ एंड मतलब जुलाई एंड में आपको दोनों मिल जाएगी। तो ऑडिट के लिए भी आपको समराइज बुक मिल जाएगी, जिसमें पूरा समराइज वे में मतलब एकदम मतलब हार्डली इट विल बी हार्डली 40 पेज, 30 to 40 पेज, जिसमें 40 पेज भी आप मैक्स टू मैक्स गया तो 50 पेज, 50 पेज में पूरा ऑडिट अपन खत्म करेंगे। 50 थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज रिव्यू अभी तक किया नहीं मैंने, मेरे पास बुक रेडी है। तो 100 पेज की बुक रेडी है, तो उसका मतलब मैं उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लूंगा तो 60-70 पेज के रेंज में हो जाएगी। यानी ये खत्म होने के बाद अपने को रिवीजन के लिए बार बार ये बुक देखने की जरूरत नहीं होगी। वी कैन जस्ट रिफर ए रिवीजन बुक। रिवीजन बुक भी आपको बाद में कुरियर की जाएगी। ओके, जुलाई एंड में रिवीजन बुक भी आपके पास आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। तो बॉस आप समझिए, एक मेन बुक आपको मिलेगी और एक रिवीजन बुक ओके आपको जुलाई एंड में कुरियर की जाएगी। रिवीजन बुक जुलाई एंड में कुरियर की जाएगी, ये जुलाई एंड में आपको मिलेगी मालिक। ओके, तो जब अपना क्लास चल रहा होगा, यूजुअली रिवीजन बुक भी मैं कुरियर चार्जेस डबल लगने के लिए भी फिर भी मैं रिवीजन बुक लास्ट में ही क्यों मेल करता हूं। इवन मैं बनाना ठीक है, रिव्यू करना बाकी है, लेकिन मैं ऐसा कर सकता था, एक चैप्टर आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूं। ओके, वैसा मैं रिवीजन बुक भी सॉफ्ट कॉपी मतलब ऐसा 2-3 मतलब ये कर सकता था, थोड़ा सा और एक चैप्टर सॉफ्ट कॉपी देके रिवीजन बुक बना के और फिर आपको कुरियर करता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, रिवीजन बुक में प्रॉब्लम क्या होती है, फिर अपन रिवीजन पे अटक जाते हैं, फिर अपन है ना मेन बुक नहीं पढ़ते। इसीलिए ओके मेरा टारगेट हमेशा होता है, जब भी लाइव बैच होते हैं, जब फेस टू फेस बैच होती है मालिक, ओके तो रिवीजन बुक का कॉन्सेप्ट मैं नहीं देता, क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास फिर वो है ना वो कम बुक में कॉन्साइज बुक में चला जाता है, विच आई डोंट वांट टू हैपन। तो आपको जो बुक मिल रही है फुल कोर्स बुक मिल रही है, आपने उसी को पढ़ना है, उसी को बेस करना है। आपका जब खत्म होगा, ओके दिनेश ने कैलकुलेट भी कर लिया, 323 पेजेस हो गए मालिक, जबरदस्त है। 323 पेज मतलब क्या कैलकुलेशन मारा है भाई, इंडेक्स में से सर्च मार के तोड़ कैलकुलेशन मारा। तो दिनेश भाई तुमने कैलकुलेट किया, गड़क है, लेकिन अपने को मेनली पहले ये बुक रिफर करनी है मालिक, ये बुक रिफर करनी है मालिक। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। तो ये लॉजिक ध्यान रखना। तो आपको 2 बुक मिल जाएगी और क्वेश्चन आंसर इंटीग्रेटेड केस स्टडी बात कर रहा हूं, इंटीग्रेटेड केस स्टडी। बाकी क्वेश्चन आंसर मेन बुक में भी इंक्लूडेड है थोड़े से। ओके, तो आपको एक 25-30 पेज का क्वेश्चन बैंक भी इंक्लूडेड है उसके अंदर, जिसमें अपन वो इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व होता है। बट आपका मेन इंटीग्रेटेड केस स्टडी वो सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। तो आपको वो सॉफ्ट कॉपी आपको यूज करनी है ड्यूरिंग द लेक्चर। आप जब भी लेक्चर देखोगे, ऑफलाइन लेक्चर, ओपन लेक्चर रहेंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, तो उसको जितनी बार देखना है, जितनी बार जैसे देखना है, जब टाइम मिले तब देखना, लेकिन कंटेंट पढ़ने के बाद वो खत्म करना मालिक। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट अपन ने यहां पर डिस्कस किया। तो मेरे ख्याल से यहां तक का दूसरा लॉजिक क्लियर है। आपको बुक्स कितनी मिलेगी ये आपको समझ में आ गया। 2 बुक्स हार्ड कॉपी में मिलेगी, 1 बुक्स आपको अभी पहुंच गई होगी, एक आपको कुरियर बाद में होगी मालिक। एक कुरियर बाद में मतलब ये मंथ एंड में होगी, जुलाई एंड में आपको मिल जाएगी कुरियर से। ओके, ये 2 आपको हार्ड कॉपी मिलेगी और इंटीग्रेटेड केस स्टडीज जो रहेंगे वो आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेंगे। और सॉफ्ट कॉपी वो लेक्चर के साथ मिलेंगे, मतलब गूगल यूट्यूब पे ही उसी के लिंक में, मतलब टेलीग्राम चैनल रहता है उसमें रहेगा। मैं आपको पूरा लिंक अच्छे से ग्रुप में दे दूंगा मालिक। ओके, ये आपका दूसरा टारगेट हो गया। अब क्वेश्चन एकदम क्लियर आता है, सर क्या मुझे आई जस्ट नीड टू रिफर एनी एडिशनल कंटेंट अदर देन दिस बुक? सर क्या ये बुक के अलावा मुझे और कुछ कंटेंट देखना जरूरी है? आंसर इज नो। आप ये बुक कर रहे हो, बस ये बुक करिए, ये बुक को खत्म करिए, इससे ज्यादा हेडेक मत करिए। आप प्लीज प्लीज इस पॉइंट को, आई एम वेरी क्लियर, इस पॉइंट को पूरा अच्छे से विश्वास रखिए, मेरे ऊपर बरोबर फेथ रखिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपको एग्जाम्शन आए, ताकि कहीं ना कहीं जाके तुम वापस सीए फाइनल में। ओके देखो भाई, एट द एंड ऑफ द डे 2 एंगल है अपने। एक पहला इमोशनल एंगल, भाई किसी की बद्दुआ नहीं ले सकता मैं, तो मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से, मैंने कॉन्सेप्ट सब अच्छे से करा दूंगा, मैं सारा कुछ करा दूंगा, ये मेरा पूरा टारगेट रहेगा। ओके, एंड दूसरा जो मेरा मोटिव है, 100% मैं फाइनल में सीए फाइनल लॉ और ऑडिट पढ़ाता हूं, दोनों पढ़ाता हूं मालिक। सीए फाइनल में लॉ और ऑडिट का दोनों का कॉन्सेप्ट है। ओके, अभी सुबह 7 से 10:30 तक वही बैच चल रही है, लॉ की बैच। तो 7 से 10:30 लॉ की बैच, 11:30 से 1:30 ईआईएस की बैच, और 2 से 4 अपना ऑडिट की बैच। ओके, इस तरह से कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट मालिक, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि भाई यार कहीं ना कहीं आई वांट यू इन टू बी फाइनल। तो आपको फाइनल में आने के लिए मां कसम इंटर तो निकलना ही पड़ेगा। तो इंटर निकालने का काम हमारा होगा, अगर निकाला नहीं तो साला गाली तो तुम मेरे को ही देगा और फाइनल में वापस नहीं आएगा। समझने की कोशिश करो मालिक, समझ रहे हो, समझने की कोशिश करो मालिक। तो ये पॉइंट आप समझो। तो बॉस प्लीज आपसे एकदम क्लियर मैं बता रहा हूं,
आप 101% इस बुक पे रिलाय करिए, इस रिवीजन पे रिलाय करिए बस। और मैं जो एमसीक्यू और इंटीग्रेटेड केस स्टडी में आपको दूंगा वो आप अच्छे से करिए। ओके बॉस, एग्जामिनेशन तक पहुंचाने का काम मेरा। ओके पर हाँ कंडीशन ये है, ये 4 कंडीशन के बिना एग्जामिनेशन नहीं आते भाई, ये 4 कंडीशन जो मैंने आपको बता दी है भाई। ओके तो मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी सबको क्लियर है मेरे ख्याल से। आई डू थिंक नाउ द थिंग्स आर क्लियर एज ए बैकग्राउंड, एज ए बैकग्राउंड मतलब जो अपने को समझ में आ गया कि भाई हाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ओके मालिक, अब अपन चालू करते हैं मेनली सब्जेक्ट के ऊपर आराम से अपना 1 घंटा। अभी सिर्फ सब्जेक्ट के कुछ कीवर्ड्स अच्छे से याद रखना, कीवर्ड्स को, कॉन्सेप्ट को समझना, ये सारा काम आपका रहेगा मालिक। तो जो भी सब लोग है ओके मेरे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे से अभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इंटरेक्ट कीजिए। लिखने की अभी जरूरत नहीं है, लिखने का अभी काम कुछ भी नहीं है मालिक, लिखना अभी नहीं है, अभी खाली इंटरेक्ट करना है, आपने समझना है। लिखना जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है अपने एंड पे, लेकिन मेरा इंटरेक्शन का काम मेनली रहेगा मालिक। तो सबका ध्यान इधर। माय क्वेश्चन ओके फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन से ज्यादा मेरा पहला पॉइंट, एनी आइडिया व्हाट इज ए मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके वर्ड आपने सुना होगा, क्योंकि अपन 12th से काम कर ही रहे हैं। 12th के बाद सीए फाउंडेशन अपन दिए, सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर का ग्रुप 1 अपन पढ़ लिए है, अब ग्रुप 2 में आए तो ग्रुप 2 में भी एडवांस अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके ये शब्द आपके सामने आया या नहीं आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये शब्द आपके सामने आया या नहीं आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये शब्द आपके सामने आया या नहीं आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है मालिक? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स? एफएस जब अपन बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? यस आप रिद्धि आ गया, सिद्धि का पॉइंट आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है मालिक? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिद्धि का आया, रिद्धि का आंसर आ रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डू यू थिंक ओनली ए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल, कैन बी मतलब इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Cash flow statement is a part of financial statement, but financial statement is not only a cash flow. Okay, so what exactly a financial position of a person or a organization? No Isha, it is nothing to do with only financial position. Financial statement मतलब क्या? Okay, financial position ठीक है, आप उसका मीनिंग बता रहे हो, but financial statement में क्या इंक्लूड किया जाता है? What exactly is included in financial statement? My question will be, what exactly is included in financial statement? एक जन ने बोला P&L statement, मुकुल का आंसर आया P&L है, बैलेंस शीट है। ओके जा रहा है P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। ओके नियर अबाउट आंसर आ रहा है, ठीक है मालिक। तो जो आंसर आए हैं ओके वो बरोबर आए हुए हैं, कुछ आए हुए हैं ओके, काफी हद तक आए हुए हैं। बैलेंस शीट है, P&L है ओके, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब आप इसको अभी अच्छे से समझ लीजिए आज से, फ्रॉम एज सच, बिकॉज नाउ यू बीइंग एन ऑडिटर और अकाउंटेंट डजंट मैटर ओके, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड 4 थिंग्स, 4 चीजें आपको रटनी है, 4 चीजें रटनी है। सबका ध्यान इधर, ए बी सी डी, आराम से ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। मालिक क्या करोगे? ए बी सी डी, 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ए बी सी डी ओके। When I say A, B, C, D, उनका मतलब क्या होगा? ओके A, B, C, D में हम 4 चीजें इंक्लूड करेंगे ओके, A, B, C, D में 4 चीजें इंक्लूड करेंगे। पहला याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा याद रखना बैलेंस शीट, तीसरा याद रखना नोट्स टू द अकाउंट्स, एंड चौथा याद रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके वापस आ रहा हूं, 4 चीजें ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड 4 थिंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स एंड कैश फ्लो। एबीसीडी का मतलब मैं थोड़ी देर में समझाता हूं मालिक, उसको पेंडिंग रखेंगे अपन ठीक है मालिक, एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है तो 4 चीजें क्या हुई मालिक? ओके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स, कैश फ्लो ओके। अब जैसे ही मैंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर एक एंटिटी है उनका अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया तो मेरे को बताओ कितनी चीजें आपको मिलेगी? ये 4 चीजें मिलेगी। ये 4 चीजें क्या रहेगी? 4 चीजें अपन वापस मैं लिख रहा हूं इधर, 4 चीजें क्या रहेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट,
नोट्स एंड कैश फ्लो। माय क्वेश्चन, ओके, मेरे को बताइए क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आंसर इज यस, सबका आंसर इज यस आएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेक्ट है कि नहीं है? अगर एग्जांपल अमित तातेड़ एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक इन्वेस्टर हो, आपको अमित तातेड़ के ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करना है, आप अमित तातेड़ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगते हो कि भाई पैसा इन्वेस्ट करने के पहले देख लो ये कंपनी में प्रॉफिट है कि नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं बना के कुछ भी बना के दे सकता हूं? आप कैसे एंश्योर करोगे कि अमित तातेड़ ने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है वो तोड़ बनाया हुआ है, वो जबरदस्त बनाया हुआ है, वो करेक्ट बनाया हुआ है, वो कंप्लीट बनाया हुआ है, वो एक्यूरेट बनाया हुआ है? आप कैसे पता कर पाओगे कि ये जो एंटिटी है, इन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिए है, यानी भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होने दो, बैलेंस शीट होने दो, नोट्स होने दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट होने दो, ये भाई एक्यूरेट है, ये सही है, ओके, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, इन्होंने गलत चीजें नहीं किया हुआ है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन है ये कैसे मालूम पड़ेगा? बैलेंस शीट टैली हो गई तो सही है। अरे मां कसम, मजाक कर रहा है क्या? मैं तेरे को बताता हूं एग्जामिनेशन में बैलेंस शीट टैली कैसे होती है। मैं तेरे को एग्जांपल, मेरा ही एग्जांपल बता रहा हूं, ओके, आप कसम से, मतलब मेरे ख्याल से किसने बोला है? ईशा ने बोला है मेरे ख्याल से वो, ओके। बैलेंस शीट टैली अगर ऑडिटेड होगा तो होना चाहिए ऑथेंटिटी चेक, ओके, क्रॉस वेरीफाइंग बाय चेकिंग प्रॉपर सेल्स परचेज, सबका आंसर एक ही आ रहा है, थ्रू एएस है, ठीक है मालिक। मैं एक एग्जाम ने मेरे को बोला कि बैलेंस शीट टैली हो गई तो काम खत्म। मैं आपको बता रहा हूं सीए फाइनल का मेरा एग्जामिनेशन था, ओके, अकाउंट्स का एग्जाम था, अकाउंट्स मतलब एफआर, सीए फाइनल में जाओगे तो आपको एफआर मिलेगा एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसमें क्या हुआ है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो अभी आपके सिलेबस में आ गया है, मालूम है आपको ग्रुप 2 के अकाउंट्स में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलने वाला है, ओके। तो अब यहां पर सीएफएस में ना, ओके, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनानी थी, तो इधर बैलेंस शीट में एक साइड लाइबिलिटीज थी, ओके, और एक साइड एसेट्स है। 101% ये मैं भूल ही नहीं सकता मेरी जिंदगी में। जब मैंने टैली किया मेरे को लगा टैली हो जाएगा, और जब मैंने किया तो लाइबिलिटीज कुछ 3 करोड़ 33 लाख आ रही थी, 3 करोड़ 33 लाख कुछ आ रहा था, और ये आ रहा था 3 करोड़ 32 लाख। अब मेरे को समझ में आ नहीं रहा था क्या किसमें झोल है, बहुत टाइम डाला, एकदम ज्यादा टाइम डाल नहीं सकते अपन एग्जामिनेशन में। मैंने क्या किया, 3 करोड़ 33 लाख, ओके, बैलेंस शीट टैली, हमारे बैलेंस शीट टैली 3 करोड़। ये फिगर भी अच्छे से याद है क्योंकि मेरे को इसके बाद घर पे आने के बाद मेरे को लगा था भाई फेल हो जाएंगे भाई अपन, क्योंकि भाई यार ये आंसर गया और इसमें मैंने सबसे ज्यादा टाइम डाला मालिक, ओके। तो अब ये बैलेंस शीट टैली है तो तुम सही हो, अभी ये बैलेंस शीट टैली हो गई तो क्या ये सही माना जाएगा? बैलेंस शीट टैली है, अगर बैलेंस शीट टैली है सही है, ऐसा नहीं होता मालिक। तो यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहां पर आप समझ करो, बहुत जन ने आंसर दिया अलग अलग, अब बहुत जन ने आंसर दिया अलग अलग, उसी को अपन यूज करते हैं मालिक, ओके। बहुत जन ने क्या बोला, सर एक काम करिए, ओके, ये जो आपने पीएनएल बैलेंस शीट बोले ना, ये किसी कोई एक्सपर्ट से या किसी बाहर के बंदे से चेक करवाइए या ऑडिट करवाइए। आपने ये वर्ड यूज किया ऑडिट, ठीक है, ऑडिट करना मतलब क्या करना है ये बाद में डिस्कशन करते हैं, लेकिन चेक कराइए। अब मेरे को बताइए क्रॉस चेकिंग, सब लोग ने वर्डिंग बोला चेक कराइए, ऑडिट करवाइए, कोई बाहर का बंदा चेक करना चाहिए, क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए फ्रॉम न्यूट्रल पर्सन, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है चेक क्या करेगा? ओके, अब आप बोलोगे वाउचर चेक करेगा, वो चेक करेगा, बट मेरे को बताओ इन शॉर्ट एक बेसिक एग्जांपल से बताओ, ओके। अगर आपको मैं बोलता हूं, ओके, मैं इन्वेस्टर हूं और मैं आपको बोलता हूं कि भाई एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उस कंपनी का तू पीएनएल बैलेंस शीट चेक करके बता, तू क्या चेक करेगा यार? अरे क्रॉस चेकिंग में समझ गया, क्रॉस चेकिंग में समझ गया। अब मेरे को बताओ, अच्छा तुम क्रॉस चेकिंग करना चाहते हो, अब मेरे को बताओ, मैंने बैलेंस शीट में लिखा है, बैलेंस शीट में लिखा है कि भाई मेरे पास एसेट 10 करोड़ के है, एसेट 10 करोड़ के है। अब मेरे को बताओ तू क्रॉस चेकिंग करना मतलब क्या करना होगा? क्रॉस चेकिंग करना मतलब क्या? ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करोगे? ऑथेंटिसिटी, मेरा क्वेश्चन तो सिंपल जा रहा है ना मालिक। अब ये 10 करोड़ के एसेट है और ये 10 करोड़ के एसेट कैसे आए? ओके, डेप्रिसिएशन मैंने पहले 12 करोड़ थे, 12 करोड़ से मैंने 2 करोड़ डेप्रिसिएशन दिया, अब ये 10 करोड़ हुए। अब मेरे को बताओ इसको चेक करना मतलब क्या करना है आपको? परचेज सेल्स चेक करना पड़ेगा। अरे चेक करना पड़ेगा, मैं समझ गया रे, चेक करना पड़ेगा, मैं समझ गया, परचेज सेल्स चेक करोगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगता परचेज वाउचर में फर्जी बना सकता हूं? आपको ऐसा नहीं लगता सेल्स के वाउचर में फर्जी बना सकता हूं? ओके, यहां पर अभी कुछ कुछ आंसर आया, नील का आंसर आया, फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, ओके। एक्सपेंस, भाई एक्सपेंस, कहीं एक्सपेंस कम लिख दिया और इनकम ज्यादा लिख दिया, यस, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं वही तो बोल रहा हूं, आई कैन डू एनीथिंग। तो चेक करना या ऑडिट करना मतलब क्या है? मेरे को यह समझना भी आपसे। सारे कंप्लायंस सही हुए कि नहीं, एंड ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ओके। अब मैं इसी वर्ड पे आने वाला था, मतलब यही वर्ड मुझे एक्सपेक्टेड था और ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। आप ये शब्द को बार बार सुनोगे, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। अब मेरा क्वेश्चन आता है ट्रू एंड फेयर है कि नहीं मतलब क्या हुआ?
अब पूरा कंपनी लॉ ढूंढ लोगे ना, ओके, इस कंपनी लॉ में सेक्शन 129 करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला सेक्शन है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन है। 128 इज अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड 129 इज अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 129 आपको बोलता है, ये अपन कंपनी ऑडिट में देखेंगे मालिक, आराम से याद मत रखो, वो बोलता है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। अगर अपन पूरा कंपनी लॉ देख लेवे तो ट्रू एंड फेयर एग्जैक्टली मेरे को समझ में नहीं आएगा ट्रू एंड फेयर क्या होता है, क्योंकि ट्रू एंड फेयर कहीं पर डिफाइन नहीं है कि ये ट्रू एंड फेयर हुआ। तो सर हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रू एंड फेयर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या ट्रू एंड फेयर कैसे लॉजिक लगाएंगे? तो लॉजिक ये है कि ट्रू एंड फेयर इज नेवर डिफाइंड एनीवेयर इन द एक्ट। ट्रू एंड फेयर इज नेवर डिफाइंड। तो व्हाट इज एग्जैक्टली दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ट्रू एंड फेयर? What exactly this words mean? Financial statement means it should be true and fair. इसका मतलब सिंपल है that, okay, word देखिए, word सबको word याद होना चाहिए, कान खुले सबके। AFRF, आराम से वर्डिंग देखिए, AFRF शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूं। आप अभी लिखने की कोशिश मत करिए, याद रखने की कोशिश करिए। शॉर्ट फॉर्म को एक साथ में मैं एक नटशेल में एक पेज में शॉर्ट फॉर्म बना के दूंगा आपको। AFRF के हिसाब से होना चाहिए। व्हाट इज AFRF? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। रिपीट करिए, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, मेरे को बताओ AFRF का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AFRF? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके ओके, AFRF का फुल फॉर्म, मतलब वापस AFRF का फुल फॉर्म एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, उसको टाइप मत करो, AFRF को टाइप मत करना। माय क्वेश्चन इज, ठीक है मालिक, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के हिसाब से होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके हिसाब से होने चाहिए, AFRF के हिसाब से होने चाहिए, तो ही ये ट्रू एंड फेयर हुई होगा, तो ही ये ट्रू एंड फेयर हुआ। तो ट्रू एंड फेयर होने के लिए आपको ये AFRF के हिसाब से होने चाहिए, मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से होना चाहिए। नाउ माय क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AFRF सर? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मैं समझ गया, पर मतलब ये वर्डिंग मैं समझ गया, वर्डिंग फुल फॉर्म याद भी रह गया। अरे AC करना, टेम्परेचर कम। ओके, AFRF वर्डिंग समझ गया सर, सब कुछ समझ गया, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली AFRF मींस? व्हाट एग्जैक्टली AFRF मतलब मेरे को ऐसा AFRF समझाओ ना सर। इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड AS जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होगा। यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडेस फॉलो करती है तो इंडेस के हिसाब से होने चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अगर शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है तो शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो जब भी मैं बोलता हूं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जब भी मैंने बोला एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जैसे ही मैंने बोला एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आपके दिमाग में आना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मेरे को बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनने चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनने चाहिए? तो अभी और फिल्टर करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनने चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड AS जो भी एप्लीकेबल होगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको मालूम, ये आपको मालूम है ना, आपके सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना मालिक? मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। इंडेस CA फाइनल में आपको इंडेस मिलेंगे, CA फाइनल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। ओके, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस व्हाटएवर जो भी कंपनी फॉलो करती होगी, उसके हिसाब से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए मालिक। ठीक है मालिक। ओके, अब मेरे ख्याल से इधर तक सब लोग क्लियर है, इधर तक सब लोग क्लियर? तो आज से अपना दिमाग में बैठाओ, सबसे पहला चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? 4 चीजें ABCD बोलेंगे जैसे ही। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, डिस्क्लोजर एंड बॉस लास्ट पॉइंट क्या होगा? डिस्क्लोजर मतलब नोट्स, नोट्स, और लास्ट पॉइंट होगा कैश फ्लो। ये 4 चीजें। अब मेरे को बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से होने चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए AFRF के हिसाब से। AFRF मतलब क्या? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब AFRF वर्ड यूज करेंगे अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडेस नहीं करेंगे। आपको ऑडिट में वर्डिंग ये यूज करना है, ऑडिट का वर्डिंग अलग रहेगा। आत्मा ध्यान देना, आत्मा परमात्मा से मिलने में मत जाना, नहीं तो ये दिमाग से निकल जाएगा। आप गड़बड़ से भी अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडेस वर्ड यूज किया, गड़बड़ हो जाएगी मालिक, बिकॉज दैट इज नॉट यूज्ड इन ऑडिट, बिकॉज ऑडिट इज ए फ्रेमवर्क विच इज एप्लीकेबल टू ऑल. I can be an auditor of a company which is following Ind AS. I can be an auditor of a company which is following accounting standard. अब मैं ये नहीं बोलूंगा Ind AS भी लिखो, accounting standard भी लिखो. अभी एग्जांपल एक कंपनी है, सपोज ऐसी कंपनी लो, जर्मन की कोई कंपनी है और उसकी सब्सिडरी इंडिया में है. जर्मनी की कोई कंपनी है, जर्मन, अपन ने देखो जर्मनी तो देखा भी नहीं होगा अपन ने, बचपन से सिर्फ जर्मन शेफर्ड देखा होगा.
जर्मन शेफर्ड तो किधर नहीं देखा, ऐसा तो बोलना मत, जर्मन शेफर्ड तुम्हें कभी ना कभी मिला होगा, लेकिन ठीक है, उसी जर्मन शेफर्ड के बेसिस पे कॉन्सेप्ट लगा लो मालिक। जर्मनी की एक कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी इंडिया में है। अब उस कंपनी को जर्मनी के कंपनी के हिसाब से, जो होल्डिंग कंपनी है, जो जर्मनी में है मेन कंपनी, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने थे। तो इधर जो सब्सिडरी है वो किसके फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाएगी? जर्मन गैप, जर्मन के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उसके हिसाब से बनाएगी। अब थोड़ा ना हर चीज ऑडिट में लिखा जाएगा, इंडेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जर्मन गैप, यूएस गैप, ऐसा लिखा नहीं जाएगा। इसीलिए वर्डिंग्स क्या यूज करते हैं अपन? AFRF। तो आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे और हमको एंश्योर करना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से होने चाहिए मालिक? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद AFRF। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद AFRF। ठीक है मालिक? आराम से, मेरे ख्याल से इधर तक फ्रीज करे मालिक। यस सर, थम्स अप, खाली थम्स अप दिखा दो मालिक। किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना भाई? परफेक्ट मालिक। AFRF का फुल फॉर्म है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अरे इमोजी का ऑप्शन है भाई मेरे, ईशा मैडम, इमोजी का ऑप्शन है। इमोजी का ऑप्शन है मालिक। मंथन ने तो कोई साइकिल वाइकल भेज दी भाई, साइकिल भेजिए ना, स्कूटी भेज दी मंथन ने, गो ग्रीन। AFRF का फुल फॉर्म है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मालिक। ओके परफेक्ट मालिक। तो मालिक नाउ द कॉन्सेप्ट गोज अहेड। तो अपना दिमाग में एक क्लियर कट रही है। तो जैसे ही पॉइंट है कि भाई यार जब भी मैं बोलूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चार चीजें आ गई, जब भी मैं बोलूं AFRF तो तुम्हारे दिमाग में आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडेस। तो अब तुम्हारे दिमाग में यह आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इन कंसिस्टेंट विद AFRF, यानी वो AFRF के हिसाब से बनने चाहिए मालिक। ठीक है मालिक? ओके, ऑडिट क्या है सब बाद में देखना मालिक, प्लीज अभी सब इधर ध्यान दो मालिक। ओके, मतलब मैं ऑडिट ही पढ़ा रहा हूं, वो बाद में देखना क्या है क्या नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के हिसाब से होना चाहिए। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, व्हाट इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के हिसाब से नहीं है? व्हाट इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के हिसाब से नहीं है? व्हाट इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के हिसाब से नहीं है मालिक? ओके सर, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के AFRF के हिसाब से नहीं है तो ऑडिट में हम इस चीज को बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, कान खुले। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के हिसाब से नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस हिसाब से होने चाहिए थे, ओके, जिस हिसाब से नहीं है, मेरे को बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस हिसाब से होने चाहिए थे? AFRF के हिसाब से। लेकिन ओके, अच्छा लैपटॉप में इमोजी नहीं है, लैपटॉप में इमोजी नहीं होता। ओके आई एम सॉरी मैन, आई डोंट नो मैन, लैपटॉप में इमोजी नहीं होता है तो मोबाइल में इमोजी होता है। ओके ठीक है, मैं आई विल इंसर्ट दिस इमोजी विद इन एज सुन एज पॉसिबल, डोंट वरी, आई विल इंसर्ट दिस ये पॉइंट। ओके, सब लोग का ध्यान इधर मालिक, सब लोग का ध्यान इधर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर AFRF के हिसाब से नहीं है, बाई चांस, ओके अभी नहीं है, अपन एज्यूम करते हैं, देखो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के हिसाब से नहीं है तो हम इस चीज को बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? मिसस्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है। हम लोग ऐसा बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है मालिक? मिसस्टेटमेंट है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के हिसाब से नहीं है मालिक, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के हिसाब से नहीं है तो हम उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मिसस्टेटेड। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मिसस्टेटेड। तो ये लॉजिक आप दिमाग में रख लेना। तो आपको और एक शब्द समझ में आ गया। तो अब मेरे को उल्टा आंसर दो, मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? मिसस्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे होने चाहिए थे, जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं है। कान खुले, मैं क्या बोल रहा हूं? मिसस्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे होने चाहिए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं है, इज कॉल्ड मिसस्टेटमेंट। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो भाई क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं? मेरे ख्याल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मिसस्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया इधर तक?
तो भाई अपना इधर तक लॉजिक ध्यान में रख लो। तो पहला पॉइंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे होने चाहिए थे अगर वैसे नहीं है तो इसको बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। ओके, जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं है तो इसको बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। तो सर मेरा क्वेश्चन याद आया, क्या मिसस्टेटमेंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मिसस्टेटमेंट है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है तो क्या यह गलत है, क्या यह प्रॉब्लमेटिक इशू है? प्लीज लिसन केयरफुली। क्या अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है, मेरा क्वेश्चन क्या है, आराम से जाइए, मेरा क्वेश्चन आराम से जाइए, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है? आंसर इज यस। तो क्या यह मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना गलत बात है? क्या मिसस्टेटमेंट होना गलत बात है मालिक? क्या मिसस्टेटमेंट होना गलत बात है? आंसर इज यस। कोई भी बोलेगा, कोई भी, किसी का भी आंसर यस ही होना चाहिए। मिसस्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट अगर है तो भाई, मिसस्टेटमेंट अगर है, अगर मिसस्टेटमेंट है तो कोई भी नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट होना गलत नहीं है। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड हो सकते हैं? कैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मिसस्टेटेड हो गया? गलत बात नहीं है, गलत बात है, गलत बात है भाई। अरे मिसस्टेटमेंट तो कितना भी किया तो गलत बात है मालिक, मिसस्टेटमेंट कितना भी किया तो गलत बात है मालिक, मिसस्टेटमेंट कितना भी किया तो गलत बात है, गलत है भाई। कैसे नहीं गलत है यार? नील मेरे को बता कैसे गलत नहीं है? अरे गलत बात है भाई, पूरी तरह गलत बात है। अरे मिसस्टेटमेंट क्यों होना चाहिए? अरे आपको जैसे बोला गया वैसे करो, आपको जैसा बोला गया वैसे करो ना, आपको स्टैंडर्ड्स दिए उसके हिसाब से करो। गलत बात है, लेकिन क्या इसका फर्क इन्वेस्टर्स पे पड़ता है? क्या इसका फर्क ओके जो शेयर होल्डर्स है उन पे पड़ता है? यह समझने की कोशिश करो, प्लीज डू अंडरस्टैंड। क्या इसका फर्क इन्वेस्टर्स पे पड़ता है? क्या इसका फर्क इन्वेस्टर्स के डिसीजन मेकिंग पे पड़ता है? क्या इसका फर्क इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स के डिसीजन मेकिंग पे पड़ता है? दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, this is what you need to understand. Okay, and here we come with a new word, and that is when misstatement अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहे तो ज्यादा हेडेक मत करो। ओके, लेकिन अगर मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहे और अगर वो मटेरियल रहे, अगर वो क्या रहे मालिक, मटेरियल रहे, तो अपने को फर्क पड़ेगा और तब जाके ओके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का गड़बड़ होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनने की कोशिश करो। मेरा शायद आज थोड़ा गला बैठ गया है, बहुत दिन के बाद लेक्चर लिया हूं मैं, बहुत दिन के बाद है, तो शायद आज के दिन थोड़ा सा ये पॉइंट रहेगा। एक 2-4 दिन में अपन थोड़ा सा नॉर्मल सी में आ जाएंगे मालिक। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं, मिस स्टेटमेंट होना गलत बात है, 100% गलत है। ओके, क्यों है मिस स्टेटमेंट? अरे नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्लीज डू अंडरस्टैंड, इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग ऑफ शेयर होल्डर, इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग ऑफ शेयर होल्डर, इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग ऑफ शेयर होल्डर, इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग ऑफ इन्वेस्टर्स, इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग ऑफ ओनर्स। ओके, फर्क पड़ता है क्या? फर्क कब पड़ेगा? अगर ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, अगर ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, अगर ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, कान खुले सबके, मेरे पास वर्डिंग्स में ध्यान दीजिए। अगर ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, अगर ये मिसस्टेटमेंट क्या है मालिक, मटेरियल है, तब जाके ये फर्क पड़ेगा शेयर होल्डर को, तब तक कोई शेयर होल्डर को फर्क नहीं पड़ता। अगर मिसस्टेटमेंट रहा तो शेयर होल्डर बोलते हैं ठीक है इग्नोर करो, शेयर होल्डर बोलता है इग्नोर करो, इग्नोर करो। लेकिन अगर ये मटेरियल है तो शेयर होल्डर बोलता है मां कसम पकड़ो, साले को पकड़ो और पकड़ो, इधर बिठाओ। क्यों ऐसे गलत है? तो पॉइंट टू बी नोटेड, अनलेस एंड अनटिल मिसस्टेटमेंट इज नॉट मटेरियल, अनलेस एंड अनटिल मिसस्टेटमेंट इज नॉट मटेरियल, अनलेस एंड अनटिल, कान खुले कान खुले कान खुले, अनलेस एंड अनटिल मिसस्टेटमेंट इज नॉट मटेरियल, इट डज नॉट इंपैक्ट। तो मिसस्टेटमेंट होना, ओके, मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना, ओके ओके ओके, मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेदर दिस मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल और नॉट, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ द क्वेश्चन कम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल? मटेरियल मतलब क्या होता है? मटेरियल मींस एनीथिंग व्हिच इज इन्फ्लुएंसिंग, एनीथिंग व्हिच इज इन्फ्लुएंसिंग द यूजर्स, इन्फ्लुएंसिंग द यूजर्स, इन्फ्लुएंसिंग द यूजर्स। आप समझने की कोशिश करो, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, मटेरियल मतलब क्या होगा? देखो स्क्रीन पे देखो सबका एग्जांपल। ओके, एएफआरएफ बोलता है, एएफआरएफ बोलता है हमने फीफो यूज करना चाहिए था इन्वेंट्री के लिए। फीफो सबको मालूम होगा। ओके, एएफआरएफ बोलता है फीफो यूज करना चाहिए था, लेकिन मैंने लिफो यूज किया। मेरे को बताओ, मेरे को कौन सा यूज करना चाहिए था? मेरे को कौन सा यूज करना चाहिए था? लिफो। ओके, फीफो। लेकिन मैंने कौन सा यूज किया मालिक? एएफआरएफ के हिसाब से फीफो था, लेकिन मैंने लिफो यूज किया। बस मैंने किया। सर लिफो यूज करने की वजह से, लिफो यूज करने की वजह से क्या हुआ? लिफो यूज करने की वजह से आपका जो अमाउंट है इन्वेंट्री का वो ओवर वैल्यू हो गया।
आपका जो अमाउंट है इन्वेंट्री का वो ओवर वैल्यू हो गया। और अगर आपको समझ में आ गया इन्वेंट्री का ओवर वैल्यू हो गया तो प्रॉफिट फिगर पे भी इंपैक्ट होने वाला है, बिकॉज प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ओके, प्रॉफिट देखो, अगर 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 10,000 होने चाहिए थे, इन्वेंट्री का वैल्यू 10,000 होना चाहिए था, ओके, लेकिन मैंने उसको 20,000 कर दिया। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सुनो, अगर 20,000 कर दिया तो मेरे को बताओ इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक में आएगा, बैलेंस शीट में, और दूसरा इन्वेंट्री का इफेक्ट किधर आएगा? ओके, क्रेडिट साइड में, बाय इन्वेंट्री बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब वो इंपैक्ट किधर देगा? ग्रॉस प्रॉफिट पे। अल्टीमेटली वो किधर देगा? नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट देगा। यानी अल्टीमेटली आप प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हो ना, 10,000 की इन्वेंट्री को आपने 20,000 बता दिया, और उसकी वजह से इन्फ्लेट हो गए प्रॉफिट्स, और उसकी वजह से बैलेंस शीट की वैल्यूएशन इंक्रीज हो गई। कुछ समझ में आया मालिक? तो अब मेरा क्वेश्चन है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूं। ओके, अब यहां पर लिफो यूज किया, इसकी वजह से इन्वेंट्री की वैल्यू 20,000 हो गई, और अगर मैं फीफो यूज करता तो इन्वेंट्री की वैल्यू 10,000 होती। फीफो यूज करता तो इन्वेंट्री की 10,000 होती। और एक दूसरा, ओके, लिफो यूज किया तो इसलिए इन्वेंट्री की वैल्यू 10,000 20 रुपए हुई, और फीफो यूज करता तो 10,000 होती है। ओके, आपको मैंने 2 सर्कल किए हैं, मेरे को आपके आंसर चाहिए। ए और बी लिख रहा हूं, ए और बी लिख रहा हूं। एज ए शेयर होल्डर मेरे को बताओ कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ए वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ज्यादा दिमाग फोड़ी हो रही है, या बी वाले में ज्यादा दिमाग फोड़ी हो रही है? दिमाग फोड़ी हो रही है, मैं दिमाग फोड़ी बोल रहा हूं। मतलब आपको क्या लग रहा है भाई, ये इंपैक्ट कर रहा है, ए वाला इंपैक्ट करेगा या बी वाला इंपैक्ट करेगा? विल इंपैक्ट ए और बी, विच विल यू विल हैव मेजर इंपैक्ट? दोनों में मिसस्टेटमेंट है, दोनों में मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि लिफो यूज किया है, मैंने फीफो यूज करना चाहिए था। दोनों में मिसस्टेटमेंट है, लेकिन किसमें इंपैक्ट ज्यादा होगा? 100% मेरे ख्याल से सब लोग का आंसर ए आया। सर ऐसा क्यों सर, बी क्यों नहीं आया? जबकि बी में भी मिसस्टेटमेंट 20 रुपए से है ना मालिक, बी में भी तो मिसस्टेटमेंट 20 रुपए से है ना मालिक। ऐसा तो गलत बात हो गया, आपने मिसस्टेटमेंट बोला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट। यही वर्ड आपको दिमाग में जाना है, दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। पहले बी वाले आइटम इट्स नॉट मटेरियल, ठीक है ना यार? अबे 10,000 होना था, 10,000 की जगह 10,000 20 रुपए हुआ है, ठीक है, मटेरियल नहीं है। 20 रुपए के लिए क्या रो रहा है तू यार? 20 रुपए के लिए क्या रो रहा है तू? 20 रुपए के लिए क्या दिमाग फोड़ी कर रहा है? लेकिन 10,000 का जब 20,000 हुआ, यह बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। इसीलिए यहां पर आपको समझना होगा, खाली मिसस्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खाली मिसस्टेटमेंट होना जरूरी नहीं है। कौन से मिसस्टेटमेंट हुए तो अपने को दिक्कत आएगी? कौन से मिसस्टेटमेंट हुए तो दिक्कत आएगी मालिक? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ तो आई विल बी हैविंग ए प्रॉब्लम, I'll be having a problem. इसीलिए you need to understand financial statement। कान खुले, सब लोग इधर आए, सब लोग इधर, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया इधर तक। ओके भाई, बी में इमटेरियल होगा, परफेक्ट। तो मेरे को अभी आंसर अच्छे से दीजिए। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम, मेरे को बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट और मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, मिसस्टेटमेंट और मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़, बिकॉज ऑफ वो वॉइस मैंने बोला, थोड़ा सा ये पॉइंट होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लव यू मैन, लव यू। अगर ये समझ में आ गया, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपका पहला सेट रेडी हुआ, पहले तरफ जाए। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा शॉर्ट फॉर्म स्क्रीन पे देखिए, मैंने दूसरा शॉर्ट फॉर्म क्या यूज किया है? भारत माता की जय, एमएमएस। एमएमएस मतलब शब्द का अच्छे से यूज कीजिए, एमएमएस मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो जब भी याद रखना, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, अपन शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं ताकि अपने को फटाफट लिखने को हो जाए, ओके, याद करने में आसानी हो, लेकिन एग्जामिनेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट पूरा लिखना मालिक। ओके, तो याद रखियो, अपना अगला टारगेट पूरा हुआ। ओके, यानी अब एक सेकेंड ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये मेरे को वापस लगने वाला है मालिक। एक मिनट मालिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, परफेक्ट। यहां तक की कहानी मेरे ख्याल से अब यहां पर फ्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ओके, ये डिस्क्लोजर्स एंड अदर थिंग्स शुड नॉट इंक्लूड एनी मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन आता है, ओके, ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेरे को बताओ,
एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्क्रीन पे देखिए, एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब, ओके, इसको चेक करना चाहिए अपन ने, चेक करना चाहिए। ये चेक करने के लिए ओके, हमें चाहिए ऑडिट, एंड दैट इज वेयर ऑडिट कम्स इनटू पिक्चर। तो माय क्वेश्चन कम्स इज डू यू थिंक ऑडिट, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट? डज ऑडिट मींस चेकिंग? Does audit means checking? Answer is yes, but उसके वर्डिंग्स को अपन थोड़ा चेंज करेंगे, बिकॉज चेकिंग का स्कोप बहुत कम होता है और यहां पर चेकिंग नहीं होता है। यहां पर ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन, ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन, ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, वापस बोल रहा हूं, ओके, ऑडिट का मतलब क्या होता है मालिक? एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ओके, ऑडिट का मतलब क्या होगा? एग्जामिनेशन। तो अब आते हैं अपन अपने मेन क्रक्स की तरफ। ओके सर, व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ एन ऑडिट? आराम से सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ। ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट का मतलब है इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। आराम से, मैं आराम से डेफिनेशन कर रहा हूं, उसके बाद मैं ऊपर वाले पॉइंट पे जाऊंगा। सबके सब इधर ध्यान देना। ओके, ऑडिट मींस इट इज एन इंडिपेंडेंट वर्ड मैंने यूज किया है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial statements of any entity or organization, okay, which may be profit oriented or non profit oriented। ओके, आराम से डेफिनेशन घाई नहीं करेंगे, आराम से याद रखिए मालिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट? डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग मतलब क्या? ऑडिटिंग मींस इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंड और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, जस्ट जो भी है, आइदर प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, एंड irrespective of its size, legal form, okay, irrespective size और लीगल फॉर्म, हमें कोई साइज से कोई लेना देना नहीं है, हमको कोई फॉर्म से लेना देना नहीं है, उसके लीगल फॉर्म से। ओके, when such examination is conducted, आराम से घाई मत करना, मेरे को कुछ लिंक करना है। conducted to provide और express opinion। ओके, घाई मत करिए, डेफिनेशन को देखिए, डेफिनेशन को याद करिए, आराम से फिर मिक्स मैच करेंगे अपन। मिक्स मैच करना बहुत जरूरी है, तब जाके पूरा ऑडिट अपने दिमाग में सेट होगा। व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ ऑडिट? डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग मींस, आराम से, पहला पॉइंट, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सब लोग का मेरा इधर ध्यान, सब लोग मेरे इधर ध्यान, बिकॉज मैं एग्जांपल देते जा रहा हूं। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों? एग्जांपल, अब मेरे को बताओ, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमित तातेड़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर सुमित तातेड़ मेरा भाई अगर ऑडिट करेगा, मेरे को बताओ, क्या वो ओपिनियन, क्या वो बता पाएगा सही में फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट? ऐसा तो हो सकता है ना, मेरा भाई है तो वो बोलेगा, अरे अमित भाई, अरे यार तूने यार ये फिफो करना चाहिए था और तूने लिफो किया, जिसकी वजह से 20,000 हो गया, जाने दे, छोड़ दे यार, मेरा भाई है, भाई के लिए क्या गलत बोलूंगा, भाई के लिए क्या बुरा बोलूंगा, ये आप समझे मालिक? इसीलिए आपको समझना जरूरी है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इसका मतलब अपने रिलेटिव्स, अपने लोग अपना ऑडिट नहीं कर सके तो सर कौन ऑडिट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसके ऊपर अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखना, अपने लोग अपने एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, तो ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए जिसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, मेरे साथ जिसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए पहला सेट याद रखिए, ऑडिट मतलब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है मालिक, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला मतलब कितनी चीजें? 4 चीजें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेगा, देखो ऑडिटर क्या चेक कर सकेगा, स्कोप समझ लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, बैलेंस शीट होगा, ओके, डिस्क्लोजर होगा और भाई और कैश फ्लो होगा, ये 4 चीजें चेक करेगा। किसका? एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लीगल एंटिटी क्या है, इसका साइज क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मालिक, लेकिन उसका मेन मकसद क्या है, वो एग्जामिनेशन क्यों कर रहा है, एग्जामिनेशन क्यों कर रहा है? इन शॉर्ट उसने जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किया, उस एग्जामिनेशन करने का मकसद क्या है, उस एग्जामिनेशन करने का मकसद क्या है, उसने एग्जामिनेशन क्यों किया? एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड टू प्रोवाइड और एक्सप्रेस क्या? ओके, एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड टू प्रोवाइड और एक्सप्रेस, एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड टू प्रोवाइड और एक्सप्रेस व्हाट मालिक? ओपिनियन। अब मेरा क्वेश्चन है, ये ओपिनियन क्या देता होगा?
व्हाट एग्जैक्टली ओपिनियन मीन्स, ओपिनियन मतलब क्या देता होगा? ओपिनियन क्या देता होगा? ओपिनियन क्या देता होगा? ओपिनियन क्या देता होगा मालिक? आओ फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, ठीक है मालिक, नहीं फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, फाइंडिंग एडवाइस, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडवाइस नहीं देता, एडवाइस देने का काम आपका नहीं है, एडवाइस देने का काम अपना नहीं है, गड़बड़ मत करो, अपने रोल में एडवाइस देने का काम मत करो। करेक्ट और नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं यार, इतना मैंने अभी लास्ट आकांक्षा ने सही बोला, आकांक्षा यू आर देयर, और किसी ने बोला ट्रू एंड फेयर के ऊपर है, परफेक्ट। पुष्कराज, आकांक्षा यू आर करेक्ट मैन, तोड़ मैन। मनीष यू आर नॉट यूजिंग द वर्डिंग विच वी रिक्वायर, ट्रू एंड फेयर आप यूज कर रहे हो, पर मैंने ट्रू एंड फेयर यूज करने के लिए मना किया, मैंने बोला ट्रू एंड फेयर क्यों लिया, ट्रू एंड फेयर कब होगा, उसके लिए मैंने आपको समझाया है। वर्डिंग चाहिए मालिक मेरे को, आप वर्डिंग्स में तो आ जाओ आज, ट्रू एंड फेयर नई वर्डिंग है मालिक। हाँ अरे भाई यार, इतना मतलब लास्ट मैंने पूरा एक मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स मैंने सिर्फ वो ट्रू एंड फेयर से लेके मैं किधर तो पहुंचाया। ओके ए भाई यार, ओपिनियन ये देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कान खुले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी उसका ओपिनियन क्या रहेगा? उसका ओपिनियन ये रहना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। दिस इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अनुष्का, वी डोंट रिक्वायर राइट नाउ ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, ये समथिंग। देखो मेरे को बताओ, आपको अब शायद ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड का नॉलेज होगा, एडवर्स क्वालिफाइड ओपिनियन, लेकिन व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडवर्स ओपिनियन, ये सब अपने को थोड़ा सा अपने को समझना चाहिए। अपने को स्टार्टिंग एक एक करके अपन पहले अपने वर्डिंग्स को मैच करते हैं। ओके आ रहे कृणाल मेहता, आ रहे हैं आपके मैसेजेस, लेकिन मैं वो शायद इतने वो सारे मैसेजेस आते हैं ना, ऊपर नीचे चले जाते हैं, तो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ऑडिट, ऑडिट का डेफिनेशन पहले आप रट लीजिए। ऑडिट का मतलब है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग, ओके, irrespective of its legal form and size, and okay, examination is conducted with the objective to provide an opinion, examination is conducted with the objective to provide an opinion, this is called an audit. Now my question is, what opinion auditor will give? Auditor will give the opinion that financial statements are free from material misstatement, whether financial statements are free from material misstatement or not, this is main objective. तो अब इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट आप ध्यान रखें, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है? आपने ये दो चीज पढ़ी है, वो दोनों चीज आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले ऑडिटर को, ओके, ही नीड टू अंडरस्टैंड, ही नीड टू ऑब्टेन, आराम से नया वर्ड और एक आ रहा है सबके लिए, he need to obtain reasonable assurance, he need to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement and report on financial statement. प्लीज अब यहां पर आप इस चीज को अच्छे से देखिए, सब लोग इस पॉइंट को समझिए। व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑडिट? व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑडिट? ऑब्जेक्टिव ऑडिट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ऑब्जेक्टिव ऑडिट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। व्हाट इज ए रीजनेबल एश्योरेंस, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं, इसको छोड़ दो एक बार के लिए, एक 5 मिनट के लिए छोड़ दो। ओके, वो अपना लास्ट कंटेंट है। ओके, अभी आप समझ लीजिए,
What is an objective on audit? Objective on audit is to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement. कान खुले. What is an objective of audit? To obtain a reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement. That financial statements are free from material misstatement. Okay, यानी भाई हमको ये पता करना है एज ए ऑडिटर, हमको ये पता करना है, हमको ये एश्योरेंस लेना है, हमको ये एश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है एंड उसके हिसाब से मुझे रिपोर्ट करना है, उसके हिसाब से रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो दो चीज है. पहली चीज होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ये पता करना है मुझे, और दूसरा उसका रिपोर्ट बनाना है और उसका रिपोर्ट शेयर होल्डर को जाना है. प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड. मेरे ख्याल से लॉजिक ये ऑडिट का लॉजिक समझ में आया. ओके, यानी आपको मेरे को बताओ, आपको एज ए ऑडिटर मैं क्यों अपॉइंट करूंगा? आपको एज ए ऑडिटर मैं क्यों अपॉइंट करूंगा? मेरे को आप ऑडिट मैं आप मेरे लिए आपको मैं ऑडिटर अपॉइंट करूंगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उसका मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ऑडिट करने के दो ही है. टू रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, एंड सेकंड तू फिर मुझे रिपोर्ट कर कि भाई यार ये सही में फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट थे या नहीं थे, उसके हिसाब से रिपोर्ट कर. ओके, तो लॉजिकली देयर आर टू ऑब्जेक्टिव. अभी से आप दो ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते रहेंगे. अब सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस? बट बिफोर दैट, ओके, ये दोनों चीज आपके दिमाग में एक बार बिठा दो. एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, दोनों चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए. पहला डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. कान खुले. डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑडिट. डेफिनेशन याद रखो, एग्जामिनेशन करना और ओपिनियन देना. एकदम सिंपल वर्ड में बता रहा हूं. एग्जामिनेशन करना और ओपिनियन देना. डेफिनेशन क्या बोल रहा है? ओके, डेफिनेशन क्या बोल रहा है? पहले मेरे साथ रहिए. ओके, आगे का आंसर मत दिए. डेफिनेशन क्या बोल रहा है? एग्जामिनेशन करो और ओपिनियन दो. एग्जामिनेशन करो और ओपिनियन दो. एग्जामिनेशन करो पर ओपिनियन दो. एग्जामिनेशन करो और ओपिनियन दो. डेफिनेशन ये बोलेगा. सर फिर ये ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है जब एग्जामिनेशन करोगे तो कॉन्फिडेंस लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और उसको रिपोर्ट करो. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक कैसे है. ऑडिट का डेफिनेशन क्या है? एग्जामिनेशन करो, ओपिनियन दो. एग्जामिनेशन करो, ओपिनियन दो. ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? जब आप एग्जामिनेशन करोगे तो आप रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और फिर अपना ओपिनियन रिपोर्ट के फॉर्म में दो. आप रिपोर्ट के फॉर्म में अपना ओपिनियन दो. ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख लेना. तो ये दो चीजें आपने डेफिनेशन में रख जानी चाहिए. अब मैं जब भी बोलूं आपको, आपका मेरा क्वेश्चन जब भी आए कि व्हाट इज एन ऑडिट, आपका आंसर सिर्फ दो लाइन में आना चाहिए, दो वर्ड में आना चाहिए. आपका ऑडिट मतलब दो वर्ड में आना चाहिए. व्हाट इज दो वर्ड इज ओनली टू वर्ड, इज ओनली वन थिंग. एक एग्जामिनेशन, एक ओपिनियन. और मैं बोलूं ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, तो आपका दो वर्ड आना चाहिए. वन विल बी, ओके, प्रोवाइड ए रीजनेबल एश्योरेंस दैट, ओके, टू ऑब्टेन ए रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टू रिपोर्ट देयर ऑन. नाउ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस? सर रीजनेबल एश्योरेंस मतलब क्या? रीजनेबल एश्योरेंस क्या? रीजनेबल एश्योरेंस मींस हाईएस्ट एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस. प्लीज अंडरस्टैंड, रीजनेबल एश्योरेंस मींस highest assurance but not absolute assurance. अब यहां पर एब्सोल्यूट एश्योरेंस और बॉस रीजनेबल एश्योरेंस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं. सर अगर मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता हूं तो मतलब क्या है, और रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं, इसमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली? ओके, मतलब रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाईएस्ट एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस. इसका मतलब क्या है एक्चुअली? तो सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब 100% एश्योरेंस, 100% गारंटी. अगर मैं बोलता हूं मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस आपको देता हूं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस आपको देता हूं, तो मैं हाईएस्ट परसेंट 100% गारंटी देता हूं कि कोई इशू नहीं आएगा. अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहा हूं, इसका मतलब मैं 100% एश्योरेंस दे रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. 100% एश्योरेंस. यानी अगर ये हो जाता कि भाई यहां पर टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसका मतलब 100% ऑडिटर, तूने 100% पता करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. 100% पता करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ये पता करना पड़ेगा तुझे, 100% पता करना पड़ेगा मालिक. मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है मालिक? ओके, एब्सोल्यूट एश्योरेंस. तो सर प्रॉब्लम क्या है? सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस लिखते क्यों नहीं अपन? क्या प्रॉब्लम है सर? दे दो ना एब्सोल्यूट एश्योरेंस. क्या है, अपन तो ऑडिटर ही है, पैसे भी मिल रहे हैं, ऑडिट करने के पैसे भी तो मिलने वाले हैं. दे दो ना एब्सोल्यूट एश्योरेंस, क्या दिक्कत है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दो सर,
दे दो, इधर लिख दो क्या एब्सोल्यूट। अरे मेरे भाई, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। यहीं पर तो ऑडिट गेम है, यहीं पर तो ऑडिट का गेम है। मेरे को बताओ, ओके मेरे को बताओ, जब आप ऑडिट करने जाओगे, इसका मतलब आपको समझ गया ऑडिट मतलब क्या? आपने डेफिनेशन में क्या बोला? ओके भाई, एग्जामिनेशन करना। एग्जामिनेशन करने चले गए आप, ओके एग्जांपल लेते हैं, एग्जामिनेशन करने चले गए, एग्जामिनेशन करने चले गए आप। ये बुक कौन सी? ये एग्जामिनेशन करने चले गए, ओके। कोई भी बुक ले रहा हूं मैं, रुक। एग्जामिनेशन करने चले गए मालिक, लेट अज्यूम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको दिया, आप एग्जामिनेशन करने चले गए, आपने ये चेक किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला पेज चेक किया, दूसरा पेज चेक किया, और तीसरे पेज पे आपने क्या चेक किया? आपने चेक किया भाई बैंक में, ओके बैंक में 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, ओके डेटा 10 करोड़ के है। अब प्लीज डू अंडरस्टैंड, प्लीज डू अंडरस्टैंड, अब बैंक में 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, आप कैसे पता करोगे बैंक में 10 करोड़ है या नहीं है? भाई क्लाइंट मतलब जो क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब जो कंपनी है, वो तो बता रहा है 10 करोड़ लिखा है उसने बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में 10 करोड़ लिखा है। आप कैसे पता करोगे 10 करोड़ है कि नहीं है? आप कैसे पता करोगे? आप पता करोगे बैंक का स्टेटमेंट मंगा के, लेकिन बैंक के स्टेटमेंट से भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। इसको अपन बाद में चैप्टर में देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। नहीं बैंक स्टेटमेंट तो यार ये उल्लू बना के भी बना सकता है बैंक स्टेटमेंट, आज के डेट में बैंक स्टेटमेंट निकालना क्या बड़ी बात है। आप क्लाइंट को बोलोगे एक काम कर, बैंक के पास जा, ये स्टेटमेंट पे स्टैम्प मार के ला बैंक मैनेजर से, वो बैंक में जाता है, बैंक मैनेजर से स्टैम्प मार के लाता है, और उसके बाद वो लिखता है और फिर देखता है 10 करोड़, यस 10 करोड़ हमारे पास पड़े हुए इसके 31 मार्च को, ऐसा लिख के देता है बैंक मैनेजर। ओके अब फिर आपको आता है ओके सही है सही है। अब मेरे को बताओ, ओके अब ये तो ठीक है, ये हो गया बैंक का। अब पॉइंट ये है डेटर्स, सर डेटर्स कितने के? 10 करोड़ के। अब मेरे को बताओ डेटर्स में 10 करोड़ में कौन कौन इन्वॉल्व है? अब अगर देखा तो मैंने देखा 10 करोड़ में 10,000 नाम इन्वॉल्व है। मेरा क्वेश्चन है सर डेटर्स 10,000 नाम इन्वॉल्व है जो 10 करोड़ के वैल्यूएशन के, यानी किसी के 5,000 होंगे, किसी के 10,000 होंगे, डेटर्स है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा ये 10 करोड़ सही डेटर है या फर्जी डेटर है? सही डेटर है या फर्जी डेटर है मेरे को कैसे पता चलेगा? मैं एग्जामिन कैसे करूंगा इसको? बैंक में तो मेरे को समझ में आ गया, बैंक में तो मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो सर डेटर में क्या करते हैं? डेटर में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, समझने की कोशिश करो वर्ड को, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो बैंक से पता किया ना वैसे हम डेटर से करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओ, डेटर कितने बोले मैंने? 10,000 डेटर बोले। आपको लगता है आपके लिए फीजेबल है 10,000 डेटर को ऑडिट करना, 10,000 को एक्सटर्नल कंफर्म करना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना? इसका मतलब 10,000 डेटर से आपने एविडेंस लेना, ए भाई तू बता तेरे से 5,000 बाकी है, तू बता तेरे से 10,000 बाकी है, तेरे से 10,000 बाकी है, तेरे से 20,000 बाकी है, तेरे से 2,000 बाकी है, तेरे से 1,000 बाकी है। ऐसा एक एक जन को करके कंफर्म करके बुला सकते हो क्या मालिक? एक एक जन से आप एक एक जन से कर सकते? अरे मालिक आपको फीस जितना मिलेगा ना वो खाली डेटर के कंफर्मेशन में खत्म हो जाएगा इतना। तो ये आपको समझना जरूरी है। व्हेनेवर वी डू ऑडिट वी डोंट डू 100% एग्जामिनेशन। ऑडिट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रिस्क बेस्ड कॉन्सेप्ट, जिसमें रिस्क ज्यादा उसका एग्जामिनेशन ज्यादा, जिसका रिस्क कम उसका एग्जामिनेशन कम रहेगा। अरे तब जाके बैलेंस होगा। इट इज बेस्ड ऑन रेवेन्यू। अरे देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ 100% चेकिंग। वी कांट डू 100% चेकिंग मालिक। अगर 100% चेकिंग करने को है ना तो कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, ओके सामने वाला ऑडिट भी नहीं करेगा अपन से, तो 100% एग्जामिनेशन पॉसिबल ही नहीं है मालिक। तो सर फिर हम ऑडिट कैसे करते हैं? अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मेरे को बताओ, आपके 8 पेपर है सिलेबस में, क्या आप 8 के 8 पेपर एक जैसे ही पढ़ोगे? आपके 8 के 8 के पेपर, आपके 8 के 8 पेपर क्या आप एक जैसे ही पढ़ोगे मालिक? पॉसिबल नहीं है। आप 8 के 8 पेपर एक जैसे नहीं पढ़ने वाले। आप 8 के 8 पेपर एक जैसे नहीं पढ़ने वाले, तो सर आप कैसे पढ़ोगे? जिसमें ज्यादा आपको लगता है कि नहीं भाई, जिसमें ज्यादा आपको जो अच्छे से पेपर है, सपोज 2 पेपर बहुत अच्छे आते हैं तो उसमें कम पढ़ोगे, जो पेपर कम आते हैं उसमें थोड़े ज्यादा पढ़ोगे, जिसमें कुछ भी नहीं आता उसमें ज्यादा पढ़ोगे। इस तरह से ही करोगे ना। सेम कॉन्सेप्ट ऑडिट में भी रहेगा ना मालिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैं P&L, बैलेंस शीट या डिस्क्लोजर और कैश फ्लो सब आपको दूं, अरे एक एक आइटम करते 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 मां कसम लग जाएगी। और उसका 100% एग्जामिनेशन करना मतलब मां कसम, मतलब इमेजिन करो। कुछ समझ में आया मालिक? अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? हाँ अरे नो लिखा है मतलब समझ में नहीं आ रहा है या एग्जामिनेशन करना है?
समझ में आया क्या मालिक? समझ में आया ना? ठीक है, परफेक्ट। मेरा क्वेश्चन ये है, तो इसका मतलब ओके एग्जांपल, पहले तो पैसे ज्यादा मांग नहीं सकते, अगर पैसे ज्यादा मांगे तो दूसरा कोई ऑडिटर लेके चला जाएगा वो काम। ओके ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है अपने को। अरे भाई आज का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तू अकेला प्रैक्टिस में थोड़ा ना होगा, तेरे जैसे और 10 प्रैक्टिस में होंगे, तेरे जैसे और 10 प्रैक्टिस में होंगे। सर मालिक कैसे काम करोगे आप? ओके तो कहीं ना कहीं कॉस्ट, तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कॉस्ट भी तो अपन कम रखेंगे। अब कॉस्ट कम रखेंगे उस चक्कर में साला वो इतना सारा पॉसिबल ही नहीं होगा मालिक। इसीलिए यहां पर इनहेरेंट लिमिटेशन, कान खुले मैं क्या बोला, इनहेरेंट लिमिटेशन इन ऑडिट होता है। क्या होता है? इनहेरेंट लिमिटेशन इन ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशन इन ऑडिट में से पहला क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है? 100% करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसीलिए हम हाथ खड़े कर देते हैं। हम क्या हाथ खड़े करते हैं कि हम आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। इसका मतलब हम ऑडिट करके देंगे तुम्हें। हम रीजनेबल एश्योरेंस मतलब मैक्सिमम एश्योरेंस। सर रीजनेबल मतलब कितना परसेंटेज? ये ऑडिटर डिसाइड करता है। ओके ऑडिटर डिसाइड करता है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन एनवायरमेंट, बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। आराम से बहुत, ये तो मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है। फेवरेट मतलब ये तो माहौल कॉन्सेप्ट बना दूंगा मालिक। ओके कैसे करना है? पॉइंट ये है कि मेरा इनहेरेंट लिमिटेशन इन ऑडिट है कि मैं 100% नहीं कर सकता। तो 100% नहीं कर सकता तो जिसमें ज्यादा है उसमें मैं काम करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा। ओके सर, तो मैं 100% आपको, मैं जो मेरे को अपॉइंट करता है उसको मैं बोलता हूं 100% मैं एश्योरेंस नहीं दे सकता। 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता क्योंकि मैं 100% चेकिंग ही नहीं करने वाला, क्योंकि देयर इज अ इनहेरेंट लिमिटेशन विद ऑडिट। कॉस्ट एंड बेनिफिट इज नॉट एग्जैक्टली मैचिंग फॉर 100% ऑडिट एंड इट इज नॉट वर्थ ऑल्सो। तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू सर, ओके तो हियर आई विल गिव यू रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल मतलब हाईएस्ट, मैक्सिमम, जितना हो सके उतना। Sir, example of reasonable, it can be 97%, it can be 99% also, it can be 91% also. जितना ज्यादा एश्योरेंस उतना रिस्क कम होगा, जितना कम एश्योरेंस उतना रिस्क ज्यादा होगा। ओके वो क्या है वो कॉन्सेप्ट अपन बाद में देखेंगे, पर मैं आपको ये समझा रहा हूं। रीजनेबल एश्योरेंस इज ए परसेंटेज विच इज डिसाइडेड बाय ऑडिटर। Auditor, I will decide based on understanding entity, based on my resources, based on my organization structure, based on मेरे पास कितने एम्प्लॉई है, मेरे पास स्टाफ कौन सा है, मेरे पास एक्सपर्ट स्टाफ है, मेरे पास आर्टिकल है। आर्टिकल आपको समझो झंपे लोग रहते हैं, आर्टिकल को भेजो ऐसे सादे काम के लिए, एक्सपर्ट को भेजो तोड़ काम के लिए। ये बेसिस की वजह से मैं रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं। और रीजनेबल कितना होगा? इट कैन बी एनीथिंग बट लेस देन 100। इट कैन बी एनीथिंग लेस देन 100। तो सर क्या 50% भी रीजनेबल एश्योरेंस हो सकता है? अबे 50% अगर रीजनेबल एश्योरेंस तू देता होगा ना तो तेरे को कोई अपॉइंट भी नहीं करेगा ऑडिटर। इसका मतलब तूने ऑडिट तो पूरा उड़ा दिया है, तूने बोला जाने दे कुछ नहीं चेक करना। तुम समझने की कोशिश करो, जितना कम रीजनेबल एश्योरेंस दोगे उतना रिस्क ज्यादा होगा, उतना क्लाइंट तुम पे फेथ नहीं रखेगा। तुम्हें रीजनेबल एश्योरेंस को बहुत ज्यादा लेके आना है, 100 तो ला ही नहीं सकते लेकिन ज्यादा लेके आना है, ये अपना काम रहेगा एज ए ऑडिटर। तो व्हाट इज द रीजनेबल एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस इज एनी नंबर बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो 100% छोड़कर कुछ भी हुआ तो रीजनेबल एश्योरेंस है। सर 99.95 है रीजनेबल एश्योरेंस, कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें बहुत बहुत पैसा लगा होगा ऑडिटर का और क्लाइंट ने भी धूम मचा के पैसा दिया होगा। तो आप समझने को छोड़ो, ये सारा बैलेंस अपने को करना होगा मालिक। एंड दिस इज बेसिकली एग्जैक्टली वेयर ऑडिट कम्स इनटू पिक्चर। सो भाई पहला चीज, ऑडिट का डेफिनेशन आती है तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? 2 वर्ड, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एंड ओपिनियन। ठीक है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव आते हैं तुम्हारे दिमाग में 2 आने चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी मैं ऐसे कुछ काम करूंगा जिससे मुझे एश्योरेंस आ जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं है। मैं ऐसे कुछ काम करूंगा मतलब मैं ऐसे एविडेंस लूंगा, मैं जाके क्लाइंट के पास से एविडेंस लूंगा जिससे पता करूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस मैं 100% काम नहीं करने वाला। एंड उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, मैं अपना ओपिनियन आपको दूंगा मालिक, मैं उसके बाद आपको अपना ओपिनियन दूंगा। दिस इज भारत माता की जय। दैट्स व्हाट ए कॉन्सेप्ट। यहां पर पहला 2 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए। नॉर्मली कितना परसेंट होता है? ओके मालिक मैं आपको बता दूं, नॉर्मली ये बेस्ड ऑन ऑडिट वर्क कितना है, आपको काम कैसे मिल रहा है, सब उस पे होता है। बट यूजुअली द परसेंटेज स्टैंड्स फ्रॉम 95 to 97। 95 to 97 इज ए गुड वन। 95-90 मतलब बेस्ट वन, सबसे अच्छे से है। 90 भी रहते हैं बट 95 to 97 इज ए बेस्ट वन एंड एवरेज इन इंडस्ट्री, जिसमें अपन, बिकॉज वही है ना मालिक, ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप 90% दोगे 70% दोगे। अरे मेरे को बताओ, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब एनीथिंग। चलो एक एग्जांपल ऐसे लेता हूं, उल्टा लेता हूं मैं। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब क्या? मेरे को बताओ, यू आर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस
You're obtaining reasonable assurance that financial statement are free from material misstatement. यानी you are obtaining 97% assurance that financial statement are free from material misstatement. यानी 3% there is a chance, 3% there is a chance, 3% there is a chance. मिनिमम ऑडिट फी ईशा डिपेंड्स ऑन स्टेट, डिपेंड्स ऑन आप सिटी कौन से, टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी, उसके बेसिस पे होता है आपका. तो ऑर्गेनाइजेशन एंड टायर 1 टायर 2 सिटी आपका एनबीएफसी है, बैंकिंग है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, सब इस केस में. आप सीए फाइनल में जाओगे ना, आपको ये सारा मिलेगा. सीए फाइनल में यही तो है, मिनिमम ऑडिट फीस के नीचे आपने चार्ज किया तो यू आर गिल्टी अंडर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. नहीं तो यार ऐसा हो जाएगा मैं 10 रुपए में कर लूंगा, मेरे को क्लाइंट मिल जाएगा, वो दूसरा क्लाइंट देगा, ये अरे बहुत पंचायती होती है इसमें. इसीलिए देख मुकुल गर्ग, अगर एक कंपनी है जिसमें 4 डेटर है, पर 4 डेटर मत देखना, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना. मैं तो एक एग्जांपल डेटर का लिया, लेकिन पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर चीज के एविडेंस निकालना बहुत मुश्किल है. तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑडिट में कभी नहीं देते मालिक. वी नेवर एवर गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, क्योंकि कितना भी रहा ना, एविडेंस देने वाला कौन है? क्लाइंट है. हो सकता है एविडेंस फर्जी देवे वो अपने को, चांसेस कैन बी देयर. वी कैनॉट निग्लेक्ट दैट चांस. क्या क्लाइंट को मैंने बोला ये, उसने मैंने उसको बोला परचेज के वाउचर, हो सकता है उसने कुछ खड़ा कर दिया होगा, उसने कुछ कर दिया होगा, हो सकता फर्जी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, प्लीज अंडरस्टैंड. वी आर हियर नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, नहीं अपन ऑडिटर है. ऑडिटर एग्जामिनेशन करता है. अच्छा तुमने ये 1 लाख बताया, इसका मेरे को हिसाब बताओ, तो ये बता देता है, ठीक है ओके, अपने को कॉन्फिडेंस आ गया, ओके. ये 2 लाख बताया, 2 लाख का हिसाब बता दो, ठीक है मालिक, ओके ओके ओके. ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता है ऑडिटर का रीजनेबल एश्योरेंस डिस्क्लोज नहीं किया जाता है. ऑडिट रिस्क के लिए कैलकुलेशन किया जाता है, हर कंपनी कैलकुलेट करती है. इसका आएगा अपने सिलेबस में, कैलकुलेशन है, डोंट वरी. सिलेबस ये ऑडिट रिस्क और रीजनेबल एश्योरेंस का कैलकुलेशन अपने सिलेबस में चैप्टर 4 में आएगा, डोंट वरी. चैप्टर 4 में आपको मिल जाएगा मालिक. मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आया. तो अब मेरा क्वेश्चन का आंसर दो ना. मेरे को बताओ, मैंने जो आपको बोला कि 97% एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो इसका मतलब 3% चांस क्या है? 3% चांस क्या है मालिक? तीन परसेंट चांस क्या है मालिक? परफेक्ट परफेक्ट. नहीं मेरे को 3% चांस चाहिए मुकुल घर. 3% चांस है कि मिसस्टेटमेंट होगा. परफेक्ट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा. 3% चांस है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा. ओके अब मेरे को बता, ओके तुम जितना रीजनेबल एश्योरेंस कम करोगे, तुम जितना रीजनेबल एश्योरेंस कम करोगे, उतना तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ओपिनियन पे फेथ रखना कम. मेरे को डाउट होगा तुम्हारे ओपिनियन पे फेथ रखना. आप समझे? ओके इसका मतलब डिफेक्ट आया, और भाई ऑडिटर कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकते, कंप्लीटली ऑडिटर के ऊपर रिलाय नहीं कर पाएंगे अपन. हाँ इसका मतलब कंप्लीटली लायबल नहीं है, इसलिए तो ये पॉइंट है ना, अपन पढ़ेंगे वो चीज. लायबल किस हद तक रहेगा, लायबल कब रहेगा. लायबल ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ खड़े कर दिया, अरे भाई हर टाइम बोलेगा अरे मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी. अरे ऐसा नहीं होगा. अरे एक एग्जांपल, मैं एक ऑडिटर हूं, ओके मेरे क्लाइंट से मैंने 10,000 फीस ली. मैंने क्लाइंट ने बोला 10 करोड़ मेरा बैंक में पैसा है. अब इमेजिन करो, मैंने बोला ओके 10 करोड़, तूने बोल दिया. अरे तूने बोल दिया ना, तू भगवान है. तूने बोल दिया ना तू भगवान है, तेरे ऊपर विश्वास है, दोस्त है तू अपना. चल 10 करोड़. मैंने ना बैंक स्टेटमेंट देखा ना, बैंक मैनेजर से पूछा. अब मेरे को बताओ, ओके अगर कल पकड़ा गया, बोले 10 करोड़ नहीं थे, 5 करोड़ थे खाली, तो क्या मैं बोलूंगा नहीं इनहेरेंट लिमिटेशन, रीजनेबल एश्योरेंस था, रीजनेबल एश्योरेंस था? अबे मर जाऊंगा इसमें मैं मर जाऊंगा इसमें 100%, क्योंकि मेरे पास एविडेंस ही नहीं हो गया प्रूव करने के लिए कि मैंने कुछ चेक किया हुआ है. तो रीजनेबल एश्योरेंस आपको प्रूव करना पड़ता है. आपके वर्किंग पेपर्स बनते हैं मालिक, आपके वर्किंग पेपर बनेंगे. आप समझने की कोशिश करो. ओके आपके वर्किंग पेपर बनेंगे. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. और मेरे ख्याल से इधर तक क्लियर है अभी, लॉजिक क्लियर मालिक, समझ में आया? तो इसका मतलब ऑडिटर लायबल ही नहीं है, वो हमेशा अपना हाथ खड़े करके निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा मालिक. ऑडिटर ओके लायबल रहेगा, लेकिन उसने रीजनेबल एश्योरेंस उसका कम रहना, मतलब जितना कम रहेगा उसका कॉन्सेप्ट, वो उतना इंपैक्ट उसको ज्यादा होगा. तो रीजनेबल एश्योरेंस जितना कम लेगा उतना उस पर रिलाय करना मुश्किल होगा. एंड दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट कम्स इनटू पिक्चर. ठीक है, नाउ 2 मोर क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस है, उसके बाद फिर अपन आज के इसमें एंड करेंगे मालिक. 2 क्वेश्चन आराम से, सबके पॉइंट क्लियर? परफेक्ट. ओके सबका ध्यान इधर.
आप अमित तादेड़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो, आपने अमित तादेड़ के इसमें देखा खर्चे का हिसाब देखा, मतलब पीएनएल में देखा, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा कि टू स्पीकर लिखे थे, माइक एंड स्पीकर लिखा था, टू माइक एंड स्पीकर, टू प्रमोद दिया है, प्रमोद को पैसे दिए माइक एंड स्पीकर के लिए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए माइक एंड स्पीकर के लिए दिए। कोडेक का माइक एंड स्पीकर है, मैंने 2 लाख रुपए दिए हुए, मेरे ख्याल से सब लोग इधर ध्यान दीजिए, अभी 2 लाख रुपए दिए हुए, ठीक है। आप ऑडिट करने आए, आपने मुझसे पूछा अमित तादेड़ ये 2 लाख रुपए का हिसाब बताइए, मैंने इनवॉइस बताया, आप बोले ओके इनवॉइस समझ में आ गया। तूने बोला वो उस बंदे जिससे खरीदा उसका नाम बताइए, ओके, उससे बात करवाइए, उससे बात भी करवा दी, तेरे को पूरा 2 लाख का हिसाब मिल गया पूरा। क्वेश्चन समझने की कोशिश कर, क्वेश्चन समझने की कोशिश कर, ओके, तेरे को हिसाब मिल गया। अब तेरे को मालूम पड़ता है कि कोडेक का था इसलिए 2 लाख रुपए का है, अगर मैं आहूजा का लेता ना 10,000 का मिलता। कोडेक का था इसलिए 2 लाख में आया, आहूजा लेता तो 10,000 में मिलता था। मेरा क्वेश्चन है एज ए ऑडिटर, क्या तू मुझे ये क्वेश्चन कर सकता है ये 2 लाख का सिस्टम क्यों खरीदा? ओके 10,000 का खरीदना चाहिए था अमित, ये मटेरियल स्टेटमेंट है। मेरा क्वेश्चन क्या है, यस और नो में आंसर देना। मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, क्या है तू मुझे क्वेश्चन कर सकता है? देखो 2 लाख का हिसाब मैंने आपको क्लियर कर दिया, 2 लाख का हिसाब आपको मिल गया, एविडेंस मिल रहे हैं, मेरे बैंक से पेमेंट गया हुआ है, बैंक से गया हुआ है, सामने से कंफर्मेशन हो गया। लेकिन क्या तू मुझे चैलेंज कर सकता है अमित तूने 2 लाख का क्यों खरीदा, 10,000 का खरीदना चाहिए था? आंसर इज नो। ऑडिटर का कॉन्सेप्ट समझो, यहां पर ऑडिटर कैन नेवर क्वेश्चन, ओके, कैन नेवर क्वेश्चन, नहीं कर सकता मालिक, क्वेश्चन नहीं कर सकता ऑडिटर, ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। ऑडिटर का पावर स्कोप एकदम क्लियर करो, इट इज ओनली एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन वेदर इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, एएफआरएफ के हिसाब से मैच होता है कि नहीं, बस इतना ही चेक करना है। यही काम है तुम्हारा, यही काम है मेरा, हमारा ये है। उन्होंने ये खर्चा ज्यादा किया या कम किया या क्या किया, इसका कोई कंसर्न मुझे नहीं रहेगा। लेकिन ये पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑडिट में। आई डोंट नो कितने जन को मालूम होगा, शायद आपको मालूम है दिल्ली सरकार ने जब एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया तो कैग ने ऑडिट किया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आपको पता सुना है तो होगा। और उन्होंने ये बोला था कि इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा क्यों किया। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, क्या ये आपको मालूम है, सुना है इसके बारे में, एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्चा क्यों किया? कैग ने, आप केजरीवाल जी की सरकार को पूछा गया था ये क्वेश्चन। याद रखिए गवर्नमेंट ऑडिट में ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑडिट में पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ऑडिट में पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, तो पब्लिक के पैसों के लिए क्वेश्चनिंग हो सकती है मालिक, ये पैसा ये, बाकी ये नहीं हिसाब याद रखना, ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड। तो अपने बाकी ऑडिट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटी ऑडिट, प्रोप्राइटरी नहीं, प्रोप्राइटरी का टरी छोड़ दो, प्रोप्राइटर का प्रोप्राइट और टी वाई, बस वाई कर देने का, प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट मतलब चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट, चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट, मेक इट क्लियर, यू कैन नेवर चैलेंज द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट, याद रखो, एक्सेप्ट ओनली इन गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट में कैग कर सकता है, कैग इज एन ऑडिटर। शेयर होल्डर एडवाइस कर सकते हैं, नहीं कर सकते दिनेश, ये सब लॉ में आता है। आप सीए फाइनल लॉ पढ़ोगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कि डायरेक्टर को ये पावर है कि नहीं है। मैं 2 लाख का खरीद सकता हूं कि 10,000 का खरीद सकता हूं, ये इसका कंसर्न है ही नहीं ऑडिटर का। ऑडिटर खाली ये बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या सीन है। लॉ के हिसाब से कंप्लायंस हो सकता है मालिक, लॉ के हिसाब से कंप्लायंस हो सकता है। पब्लिक लिमिटेड में भी नहीं पूछ सकते मालिक, मैं वही तो बोल रहा हूं, ये आपको क्लियर किया। खाली गवर्नमेंट कंपनी, ओनली गवर्नमेंट, कैग जिधर आता है, गवर्नमेंट कंपनी होती है या गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, गवर्नमेंट होती है, उनको पूछ सकते हैं अपन लोग कि भाई ये पैसा खर्च ऐसा क्यों किया। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप है ना खाली एग्जामिन करोगे, क्वेश्चनिंग, ये खर्चा ज्यादा क्यों हुआ, ये खर्चा कम क्यों हुआ, इसका डिस्कशन नहीं होता बेटा। सिर्फ ये खर्चा ज्यादा क्यों हुआ कम हुआ है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के केसेस में होता है, ये ध्यान रखना मालिक। अभी कुछ भी नहीं लिखना है मालिक, जब लिखने चालू होगा तब बताऊंगा, अभी कुछ भी मत लिखो। आज सिर्फ है ना आप अपने सिस्टम को तैयार करो ऑडिट के लैंग्वेज में, अब अपने सिस्टम को तैयार करो ऑडिट के लैंग्वेज में, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है मालिक, ओके, ये इधर तक क्लियर मालिक, एवरीबॉडी क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एक चीज याद रखना, कोई भी जगह आप ऐसा मत करना द ऑडिटर विल आस्क द क्वेश्चन व्हाई सो मच ऑफ एक्सपेंडिचर इज डन,
नहीं 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 नहीं, नेवर. ऑडिटर कैन आस्क दिस क्वेश्चन ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी. बाकी किधर भी ऑडिटर कैन नॉट आस्क क्वेश्चन दैट इतना क्यों एक्सपेंडिचर किया, इतना क्यों नहीं किया. ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है मालिक. ये हो गया. ओके, द सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे अपना, इसके बाद अपन एंड कर देंगे. सबका इधर ध्यान मालिक. अरे क्या हो गया, बंद हो गया मालिक. एज्यूम करते हैं मैं रिक्शा से आया हूं. रिक्शा आपको मालूम है, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, ये सब होगा. ओके, तो रिक्शा, सपोज मैं रिक्शा से, मेरे घर से रिक्शा से मैं स्टेशन पे आया जहां पर मेरे क्लास स्टूडियो वीडियो है, मैं वहां पर आया. रिक्शा में यूजुअली 1 मीटर आता है. 1 मीटर मतलब मुंबई का 18 रुपया. प्लीज अंडरस्टैंड, सुनिए सुनिए, 18 रुपया मुंबई का. 18 रुपया मतलब मुंबई में 1 मीटर मतलब 18 रुपया है. 18 ही है ना, 21 हो गया क्या? नहीं, पर अपन 18 करते हैं, 21 हो गया. अभी मैं नहीं आ रहा इसलिए आइडिया नहीं है, पर प्रमोद बोला 21 हो गया है, लेकिन मैं 18 रुपया करता हूं मालिक. ओके, मैं 18 रुपया करता हूं. अब समझो करो, मैं रिक्शा से आया, मीटर में 1 ही आया, मतलब कितना रुपया हुआ? 18 रुपया. मैंने 50 की नोट निकाल के दी, 20 की नोट निकाल के दी, 20 की नोट, पहले 20 की नोट की बात करते हैं. 20 की नोट निकाल के दी. अब जो ऑटो वाला है, रिक्शा वाला है, उसने बोला सर छुट्टे नहीं है मेरे पास. मैंने बोला छोड़ यार, तेरे पास रख रहे, मैं वैसे भी लेने नहीं वाला था, छुट्टे रहते भी तो भी नहीं लेता था. 2 रुपए छोड़ दिया मैंने. समझने की कोशिश करो मालिक. नेक्स्ट डे ऑटो में वापस आया, अब मेरे पास 50 का नोट था. मैंने 50 का नोट दिया, रिक्शा वाला बोला छुट्टा नहीं है. मतलब रख रहे, चिल मार, कोई टेंशन नहीं, चिल मार. एज्यूम कर तीसरे दिन भी आया. अब तीसरे दिन मेरे पास 100 का नोट था. 100 का नोट आया, ऑटो में आया, ऑटो वाले को 18 रुपए हुए, 1 ही मीटर हुआ. मैंने 100 का नोट दिया, बोला छुट्टा नहीं है. मतलब चिल मार, जिंदगी जी ले रहे, क्या है, मैं किधर ऊपर ये पैसे लेके जाएगा. अब इसका मतलब ये मत बोलना सर आप हमारे पैसे रिफंड करो, इधर खर्चा पानी के लिए लगता मालिक. समझने की कोशिश करो मालिक. ओके, भला इसी की वजह से तो ऑटो या जिसमें भी है, जिसका भला हो रहा है उसका भला हो जाता मालिक. कोविड में तो कितने जन का भला हुआ है मालिक. आपके मतलब आपका ही पैसा सब बहुत तोड़ जगह जाता है मालिक. 100% बहुत बहुत तोड़ जगह यूज होता है मालिक. अब क्वेश्चन ये आया, अगर आप उस ऑटो में आते और आपके पास 100 रुपया रहता, ओके, 100% मेरे को बताइए 100 रुपया होता और ऑटो बोलता 18 रुपया, तो आप ऐसा बोलते कि छोड़ दे, जाने दे, ओके, या आप ऐसे बोलते मैं किधर और से छुट्टा लेके आता और फिर तेरे को देता हूं. 101%, ओके, यू वुड से कि मैं छुट्टा लेके आता हूं. मैं तुम्हारे एंड, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं तुम गरीब अमीरी में की बात नहीं हो रही अपनी. हाँ, ये याद रखना, गड़बड़ मत करना. मैं इस एंड से डिस्कशन कर रहा हूं. जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे लिए 80 रुपया, 82 रुपीज मैटर करता था. आज ठीक है यार, आज मैटर नहीं कर रहा. लेकिन आपके लिए, अगर आपके लिए मैं बोलता हूं 100 रुपया, आप छुट्टा लेके आते और उसको 18 रुपए देते या 20 रुपए देते मैक्स टू मैक्स. आप 20 रुपए तक 2 रुपए छोड़ देते थे, लेकिन आप 100 रुपया नहीं छोड़ देते मालिक. यही पॉइंट आपको और एक चीज समझनी है. ओके, यही पॉइंट आपको समझनी है. मटेरियलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. द थिंग विच इन्फ्लुएंस यू, द अमाउंट विच इन्फ्लुएंस यू, द अमाउंट विच इन्फ्लुएंस मी मे डिफर. द अमाउंट विच, हाँ, मैं उसको 2000 की नोट देता और वो छुट्टा नहीं बोलता, तब शायद मैं छुट्टा लेके आता. मैं 500 की नोट भी दे देता, हो सकता था 500 की नोट भी चल जाने दे. 2000 पे मैं टूट जाता था, तुम 100 पे टूट जाते थे. तो आपको समझना है कि मटेरियलिटी आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से अलग अलग है मालिक. आपके हिसाब से मटेरियलिटी कुछ और होगी और मेरे हिसाब से मटेरियलिटी कुछ और होगी. ये आपको ध्यान रखना है. प्लीज डू अंडरस्टैंड मटेरियलिटी इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. मटेरियलिटी इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. मटेरियलिटी इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. जो जितना प्रोफेशनल होगा उसके हिसाब से उसकी मटेरियलिटी बहुत भारी होगी, जितना प्रोफेशनल कम होगा उसकी मटेरियलिटी कम होगी. इसका मतलब क्या हुआ, समझा सर, क्या समझा? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर 2 रुपए का प्लस माइनस मिला ना, तू शायद बोलेगा नहीं रेक्टिफाई कर. और मेरे को अगर 800 रुपए, 88 रुपीज का भी हुआ ना, मैं बोलूंगा छोड़ दे, जाने दे. ओके, 1000 का होगा तब रेक्टिफाई कर. ओके, आपको यह समझना जरूरी है कि क्या मटेरियलिटी हो सकती है. मटेरियलिटी डिफाइन नहीं होती है, कंपनी नहीं बताती है, ऑडिटर को लगाना होता है. तो मटेरियलिटी मे डिफर फ्रॉम मी टू यू. यानी अगर आप ऑडिट करने गए तो शायद 2 रुपए को भी मटेरियलिटी दोगे. मैं ऑडिट करने गया तो मैं शायद 100 रुपए को भी मटेरियलिटी ना दूं. This is what exactly you should understand and that is called, okay, the professional judgment. तो याद रखिए. और एक वर्ड मैंने आपको सिखाया है, प्रोफेशनल जजमेंट. आज सब वर्ड आपके दिमाग में जाने चाहिए इर्द गिर्द से. तो आपके वर्ड क्या क्या हुए एक बार सम अप कर लेते हैं. पहला, ऑडिट मतलब क्या? 2 वर्ड. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, ओपिनियन देना. फिर ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या? 2 वर्ड वापस. आपको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट करना है.
उसके बाद तीसरा वर्ड रीजनेबल एश्योरेंस, मतलब क्या? रीजनेबल एश्योरेंस मींस एनी लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, यानी एब्सोल्यूट से कम होगा। सर इसका कारण क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, मैंने आपको बताया दिक्कत है, अब 100% ऑडिट करना नामुमकिन है। चौथा सिनारियो मैंने आपको ये भी क्लियर किया, प्रोप्राइटी ऑडिट, यू कैनॉट, द ऑडिटर कैनॉट चैलेंज एनी डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिटर कैनॉट चैलेंज एनी डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड पांचवा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब क्या है? मटेरियलिटी मतलब एनीथिंग व्हिच इन्फ्लुएंस द यूजर बट इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मटेरियलिटी फॉर अमित तातिल मे डिफर, ओके, मटेरियलिटी फॉर यू मे डिफरेंट, यू मे बी डिफरेंट। तो मटेरियलिटी मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली, दैट लॉजिक वेरी क्लियरली मालिक, मटेरियलिटी का। And one more element when we discuss about this point, AFRF. What is the full form of AFRF? Applicable Financial Reporting Framework. Applicable Financial Reporting Framework. That's it. Okay, and that's for the day, Malik. तो मैं गूगल ड्राइव वाले लेक्चर को बंद कर देता हूं मालिक, स्ट्रीमिंग का अपन डिस्कस 2 मिनट में करके बंद कर देता हूं।